इंसान को सिर्फ वही मिलता है जो वो सोचता है, और इंसान को वो सब कुछ मिल सकता है जो वो सोचता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हेल्प करता है लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में? तो जो दिल से और मेहनत के साथ हार्ड वर्क करते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस करते हैं, दे बिकम बेटर ह्यूमन ऑल्सो। इसलिए मैं आज बोलता हूँ कि अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को फॉलो करता है तो वो 100%, नॉट 99, 100% अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकता है। आज आप ये सोचिए कि एक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कितने बड़े प्रॉब्लम है आज के टाइम में। बहुत बहुत बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं। हर घर में है। आया कैसे है ये, कहाँ से आता है ये? थॉट प्रोसेस। जितने भी कैंसर पेशेंट्स हुए हैं, रिसर्च की गई है, जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन उनको कैंसर होता है, उनके ना पुराने किसी ना किसी को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव बिलीफ्स हैं, या किसी को लेकर बहुत गुस्सा है। ये देखा गया है सर, जो पैसा 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 करते हैं वही पैसा क्यों नहीं बना पाते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? जो लोग ये पैसा 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 करते हैं वो पैसा पैसा नहीं करते, वो हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा करते हैं। क्या होता है, हजारों करोड़ की शादी हुई अंबानी जी की, और बहुत सारे लोगों ने बोला यार क्यों हजारों करोड़ खर्च कर रहे हो, गरीबों को बांट दो। तो लोगों को पता नहीं है वो हजारों करोड़ गरीबों को ऑलरेडी बांट रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार जब हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं तो हमें अंदर से ना अच्छी फीलिंग नहीं आती। हमें लग रहा है कि यार अगर कोई अमीर बना है तो सही काम तो नहीं किए होंगे उसने, कोई तो शॉर्टकट लिया होगा, बहुत लोगों को बनाया होगा, बहुत जिंदगियों से खेला होगा। सभी लोगों को ये बोलूँगा कि सब कुछ करो यार, सब कुछ करो, जो मन में आता है वो करो, पैशन मत ढूंढो, स्टॉप फाइंडिंग पैशन, सब चीज़ें करके देखो, क्योंकि वक्त वक्त के साथ पैशन बदलता है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरा पैशन सिर्फ ये था कि यार कुछ लाइफ में बड़ा करूँगा यार, पता नहीं कैसे। हेलो है, नमस्ते, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अमित कुमार। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक महान कोच। महान इसलिए बहुत बारीकियों से बताते हैं। आज हम बहुत सारे अफर्मेशन भी लेंगे यहाँ से, और लाइव मैनिफेस्ट भी करेंगे आपके साथ। आपके ही सवाल हैं जो मैं पूछने वाला हूँ, इसलिए नोट्स बना के रखा हूँ सो दैट कि अगले समय आपके साथ जितना भी रहें वो प्रोडक्टिव रहें। समय आपका भी महत्वपूर्ण है और सर का भी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, नमस्ते, और मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले यूजुअली अमित में AMIT होता है सो आपके नाम में थोड़ा सा स्पेशल है, तो मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे। इसके पीछे मैंने एक सीमा जी हैं, हाँ। डॉक्टर सीमा मीधा, वो न्यूमोलॉजिस्ट हैं। ओके। तो उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी इंसान है, बहुत ही प्यारी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी मैच हो गई तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मैं तो आपको थोड़ा सा हल्का चेंज करना चाहिए नाम में। मेरा AMIT था। तो अब मेरे को इतना अच्छा कनेक्टेड महसूस हुआ उनके साथ कि वो जो भी बोलते गए मैंने कहा हाँ। और मुझे याद है, आई थिंक अगले ही दिन मैंने आधार कार्ड में अपना नाम चेंज कर लिया। अच्छा। उसके बाद बैंक अकाउंट मैंने आई चेंज इट एवरीवेयर, सब चेंज सब जगह। सो इम्पैक्ट हुआ सर कुछ? या इम्पैक्ट तो है, बहुत अच्छा है, और आई थिंक एनर्जी वाइब्रेशन में फ़र्क तो पड़ता है। ओके। हाँ, बट मोर ऑफ मुझे लगता है ये सब बिलीफ से भी रिलेटेड है कि आप कुछ करवाते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ और बेहतर होगा। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि मेरी लाइफ में कुछ इशू थे, मेरे को ठीक करने थे तो मैंने ये कराया। नहीं, मुझे लगा, उन्होंने कहा कि जो अभी कर रहे हो और भी अच्छा होगा यार, अभी अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा होगा। तो मैंने कहा क्या जा रहा है यार करवाने में, करवा लेते हैं यार, नया एक्साइटमेंट है। और मैं सारी चीज़ें ऐसे ही करता हूँ एक्साइटमेंट में, ठीक है यार कर लेते हैं, मज़ा आएगा। तो मतलब होगा तो, नहीं होगा तो सीखने को ही मिलेगा। और एक्चुअली मुझे एक और भी मुझे चीज़ लगी कि ना, अमित जो नाम है ना, दुनिया का सबसे कॉमन नेम है। आप याद कीजिए, आपके स्कूल में हर क्लास में कितने अमित होते थे? 2, 3 या 4। हाँ। तो ये मेरे लिए एक मौका हो गया यार, अब तो अब ये सिंपल सुशील अच्छा सा कोई लड़का, वो ना अमित। अमित ही होगा। मेरी खुद की क्लास में हर सेक्शन में 3 या 4 अमित होते थे, सबको सरनेम से बुलाना पड़ता था। तो अब लगा कि स्पेलिंग अलग हो गई तो थोड़ी और बेहतर हो जाएगा सब कुछ। सो आई थिंक इट इज़ वर्किंग फॉर अस। ओके सर, आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, लगभग आप 250 से ज़्यादा वर्कशॉप कर चुके हैं, लाखों लोगों को आपने ट्रेनिंग दे चुके हैं। सो बीइंग अ ट्रेनर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते हैं आप, तो जब कोई डिसीजन आप लेते हैं तो आपको तो पता होता है मैं एक ट्रेनर हूँ,
तो वो उस एक्शन को कितना वैलिडेट करता है करने के पहले। जैसे जब ये बोला गया कि नाम चेंज आप करिए, तो एक तो आपको पता है ना कि हाँ मैं इसका ट्रेनर हूँ, तो एक्सेप्ट कर लिया वो पूरा इन्फॉर्मेशन को? हाँ मैंने कर, मैं एक्चुअली मेरे साथ क्या है ना कि आई एम अ वेरी हार्ट टू हार्ट गाय। तो मेरे अगर कोई भी मुझसे दिमाग लगा के बात करता है तो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि मैं खुद ट्रेनिंग में हूँ। मैं जो मेरी डॉक्टरेट है वो भी मुझे साइकोलॉजी के ऊपर मिली है, पॉजिटिव साइकोलॉजी पर। ओके ठीक है, और मेरे को समझ में आता है कि कौन इंसान किस तरह से सोच रहा है, और मैं उन लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करता हूँ या कनेक्टेड महसूस करता हूँ जो दिल के लोग होते हैं, दिल से कनेक्ट करते हैं। और कहीं पर ऐसा कनेक्शन मेरे को महसूस होता है ना, फिर मैं सवाल नहीं करता अपने आप से भी, उनसे भी नहीं। फिर वो जो लीप ऑफ फेथ होता है, भरोसा उस पर, ठीक है यार मैंने कुछ क्रॉस चेक नहीं किया। मैं इससे पहले कभी भी किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से नहीं मिला था, ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी भी किसी से मिलूंगा। अच्छा, मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया आपने? ओके। बट वो मुझे लगता है कि जब आप पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हो तो आपको रास्ते मिल जाते हैं। मुझे लगा यही वही रास्ता होगा और भी अच्छा, तो मिल गया मेरे को। ओके। आपकी मैंने वॉइस सुनी है जो आप बुक्स की समरी के ऊपर बोलते हैं, बहुत प्यारा, बहुत मीठा, बहुत अट्रैक्ट करता है। यानी हेडफोन आप लगा लें तो ये हुआ कि आप 2-3 घंटे सुन सकते हैं। थैंक यू। इसके पहले लेकिन आपकी जॉब थी आईटी में, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। तो आईटी के जॉब से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मतलब क्यों आपको इधर मूव करना पड़ा? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं लाइफ में एक रूल हमेशा अपनाता हूँ, वो जो है कि वंस अ चैम्पियन ऑलवेज अ चैम्पियन। ओके। एंड सेकेंड रूल इज द वे यू डू वन थिंग, सेम वे यू डू एवरीथिंग इन लाइफ। तो मैं हमेशा से ना, मैंने एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम किया है, वो है मेरी मेहनत। मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे हमेशा से बताता कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं मेहनत कर सकता हूँ। कम दिमाग के साथ मैं मेहनत कर सकता हूँ, मजदूरी कर सकता हूँ। तो ये मैंने हर जगह की, और लाइफ में मुझे हर जगह मैंने अच्छे गोल अचीव किए। मतलब आप ये सोचिए कि करीब करीब आप 12-13 साल पहले मैं आईटी हेड था, सोचिए आप। और वे बैक देन आई वॉज लाइक हाउ मच, आई वॉज 28, राइट नाउ आई एम 41। ठीक है, तो 41 साल की उम्र में मैंने, अब यहाँ पर हूँ मैं, 28 साल की उम्र में आईटी हेड था। कंपनी थी बकाडी इंडिया, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आई वॉज ओवर पेड एम्प्लॉय, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं ना थोड़ा वक्त के साथ बहने लगता हूँ। पॉजिटिवली मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं परेशान हूँ तो मैं कुछ और करूँगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं हमेशा चीज़ अच्छे से करता हूँ, और मेरा है कि जब तक किसी चीज़ में सक्सेसफुल ना हो जाए, छोड़ना भी नहीं है उसको, करते रहना है उसको। ग्रेट। तो मैं उस दौरान भी बहुत अच्छा कर रहा था, आईटी हेड था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा जो इंटरेस्ट है, इट इज़ मोर अराउंड पीपल। ओके। ये लोगों के आसपास ज़्यादा है, मुझे अच्छा लग रहा है लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्टेड रहना। और आई थिंक उसी वक्त पर मैंने वो एक्सप्लोर किया कि यार क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जहाँ पर मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करूं, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करूं। तो उस वक्त मैंने इसको और मैंने जानने की कोशिश कर रहा था, और उसी वक्त ताज़ा ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को शुरू करना, अट्रैक्ट करना मैंने शुरू कर दिया था। उस समय कौन कोच हुआ करते सर इंटरनेट पे? इंटरनेट पर तो मतलब ऑनेस्टली मैंने बहुत ज़्यादा इंडिया में तो नहीं सुने थे ज़्यादा, बट मेरे हाथ में एक किताब लगी थी, द सीक्रेट, जो बहुत लोगों के हाथ में लगी है। लेकिन उससे पहले उसकी डॉक्यूमेंट्री थी, वो लगी थी मेरे हाथ में। तो उससे मेरे को थोड़ा आइडिया लगने लगा था। मैं फॉलो नहीं कर रहा था, बट मुझे लगा था यार ये बात तो सही कर रहे हैं, पॉजिटिव बात है। अच्छा, मतलब किसी भी चीज़ को आपको देख के अच्छा लगे तो आपको अच्छा फिर लगता है कि चल यार ये तो गलत थोड़ी बोल रहे हैं, पॉजिटिव रहने की बातें कर रहे हैं, अच्छे होने की बातें कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हम इसको। तो मैंने उससे ना, मुझे लगा ये ठीक है। अब मेरे अंदर, लेकिन मेरे अंदर आईटी का स्किल थी, मेरे अंदर सेल्स स्किल्स भी थी, क्योंकि मैंने MBA मार्केटिंग से किया है। देन आई गॉट इनटू लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स। मैं ट्रेनिंग में घुसने लगा, और धीरे धीरे मैंने उस पर अपने पैर जमाने शुरू किए। वहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ें रिजल्ट मिली। अराउंड मुझे याद है 2019 जनवरी में हमने ये अपना चैनल स्टार्ट किया, रीडर्स बुक्स क्लब। ओके। इसके पीछे कोई रीज़न? इसके पीछे रीज़न यही था कि मैं किताबें पढ़ने लगा था बहुत सारी, और किताबें पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा था कि हे भगवान, इतने सालों से मैं कितना कुछ मिस कर रहा था, और इतना कुछ मिस कर रहा हूँ तो मेरे से तो बहुत सारे लोग हैं। मेरे को खुद इतना पुश लगा है किताब पढ़ने के लिए, तो लोगों को भी लग रहा होगा। तो उनका सफ़र आसान बनाया जाए, और वो भी मेरे को लगता है ये सब ना मास्टर प्लान है। भगवान
का मास्टर प्लान सारे डॉट्स हैं, डॉट्स कनेक्ट होते हैं सारे के सारे। मुझे अब सोचिए, हमने वो डिसाइड किया। मेरी वाइफ एनिमेटर है, आध्या एनिमेटर, BFA MFA, अभी डॉक्टरेट चल रही है उनकी, PhD चल रही है जामिया से। तो मैंने उनको बोला यार मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करूँगा आवाज़, किताब पढ़ के स्क्रिप्ट बना के रिकॉर्डिंग करेंगे, आप वीडियो बना देना। तो उसने मोबाइल ठीक, से ही? फोन सब कुछ फोन से, और उनके पास सिस्टम था अपना कॉलेज वाला, अच्छा, ठीक पुराना, है, मतलब समझ 10-12 साल पुराना सिस्टम था वो। हमने असेंबल किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने वीडियो बना दी, एनिमेटेड वीडियोस बनाती थी वो, और हमने ऐसे ऐसे करके डालना शुरू किया। उसी थॉट से डालना शुरू किया। मुझे याद है कि 50, 55, 60 व्यूज़ आते थे, 2-3 कमेंट आते थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो कमेंट पढ़ के, क्या सर बहुत अच्छी वीडियो। कमेंट्स में क्या होता है सर? कि सर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा, बहुत, ये तो बहुत अलग तरीके से आपने बताया इसको, ओके। ये बड़ा इंप्रेसिव है। तो 1-2 कमेंट पढ़ के भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था ये 50-60 लोग अगर मेरे सामने हो तो कितना मजा आ जाए। और ये एक तरह से सामने ही है, व्यूज तो हैं ही उस पर, सही बात है, लोग हैं वो। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने लगा। तो फिर धीरे धीरे 1000 व्यूज आने लगे। तब तक थोड़ा सेटिस्फैक्शन आ गया, क्योंकि हर वीडियो पे 10-12 कमेंट अच्छे आ जाते थे। एक आध तो आते ही होंगे, मुझे याद नहीं, मेरे को ऑनेस्टली कि खराब आते थे, पर डेफिनेटली आते होंगे। तो एक बार एक वीडियो है, उस पर ना 10,000 व्यूज हो गए, 10,000 व्यूज, मतलब 12th या 13th वीडियो थी वो, ओके। उस पर 10,000 व्यूज आ गए टोटल। और क्या था टाइटल सर उसका? मेरे ख्याल से पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर थी वो। अच्छा। और जब उस पर ये आई व्यूज, ये 10,000 दिखे, तो मतलब मैं तो आई वाज ऑन दी, मतलब आप क्या, मतलब मैं सोचने लगा कि यार बस हो गया यार, अब तो क्रैक कर लिया हमने यूट्यूब, निकल गया। मतलब अब तो मैं वायरल हो चुका हूँ बिल्कुल। मतलब आज मेरे किसी वीडियो के 1 बिलियन अचीव करना सेम फीलिंग है जो उस वक्त 10,000 की थी। मैं बहुत खुश मजा ही आ गया, मतलब मेरे को हो गया यार ये सब। सेलिब्रेट ठीक है। किए आप? हाँ, सेलिब्रेट किए। मतलब मेरे को लग रहा था कि कहीं वो ट्रेंडिंग वीडियोस पर आता है कि ट्रेंडिंग वाला मेरे इस पे तो नहीं आ जाएगा। अच्छा। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मेरे को ऐसा महसूस हुआ उस वक्त स्टार्टिंग में होता है सर, जब कि कुछ भी 10,000 व्यूज यार बहुत सही है। एंड एक्चुअली शायद ये धीरे धीरे छोटे छोटे मोटिवेशन ने हमें थोड़ा अच्छा किया। और पहले साल, एक साल में हमारे 30,000 सब्सक्राइबर थे, दूसरे साल हमारे 3 लाख थे, तीसरे साल 1 मिलियन थे। अरे तो इस तरह से हमने ग्रोथ ली, और अभी ऑलमोस्ट रीडर बुक्स क्लब पे 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। एंड हमारा जो दूसरा चैनल है डॉक्टर अमित कुमार जो है, जिस पर मैं पॉडकास्ट करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बातें करता हूँ मैं। ग्रेट। तो उस पर भी आई थिंक 520K के आसपास अब हो गए हैं। तो इट्स ऑल गोइंग गुड नाउ। शानदार सर। सो जब आपकी जर्नी चल रही थी, मैम को थैंक यू बोला आपने, पहली इनकम जो यूट्यूब से आई, जो आपकी अपनी थी, आपके नाम से, आई थिंक मेरे को लगता है वो 7 या 8 हज़ार रुपये थी वो। $100 जब कंप्लीट हुए थे तब मेरे अकाउंट में आए थे। वो भी आई थिंक पूरा 1 साल लग गया था उसको आने में ऑलमोस्ट। उसकी खुशी बहुत थी, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सोचा नहीं था ना उस मीडियम से कभी पैसे आ सकते हैं। जब यूट्यूब शुरू किया तब हमें आइडिया नहीं था कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, कितने पैसे आते हैं, कोई बटन मिलता है, गोल्ड बटन, सिल्वर, कुछ नहीं पता था उस वक्त तक, तो कुछ भी नहीं पता था, बट ये कर दिया था शुरू। तो लेकिन जब 8-9 हज़ार रुपये आए थे पहली बार, तो बड़ा खुश बन गया, तो सही है यार। सो सक्सेसफुल होने के लिए सर क्या इनोसेंट होना ज़रूरी है क्या? बहुत स्टोरी मैंने सुना है, जितने भी लोग आज आगे गए हैं वो पहले इनोसेंट थे, यानी बहुत बड़ा नहीं सोचा उन्होंने, सोचते गए, करते गए, ईमानदारी से, प्योर हार्ट से, और वो आगे निकल गए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जब मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था संजय कथूरिया जी के साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी उसमें कि जो ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो फंस जाते हैं, क्योंकि ना उनको सब कुछ समझ में आता है, वो सब कुछ अच्छा और बुरा सब कुछ एनालाइज करने के कैपेबल होते हैं, लेकिन इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो तो आप ना सिर्फ पॉजिटिव देखते हो, नेगेटिव देख ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी एबिलिटी नहीं है नेगेटिव को देखने की, आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँचती, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो फिर। लेकिन उस करने के चक्कर में ना आप अपने आप को पाते हो कि आप अक्सर पास हो रहे हो, फेल नहीं हो रहे हो। और मुझे लगता है जर्नी का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि ट्राई तो करो यार, कदम तो बढ़ाओ। सो सर एक सवाल यहाँ और बनता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फील्ड ने या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको चूज़ किया? बिकॉज उस लेवल की थिंकिंग आना या एक्सेप्ट करना कि ये बुक्स मुझे पढ़ना चाहिए या लोगों के काम आ सकता है, वीडियो बनाना,
क्योंकि ये हर कोई तो नहीं कर पा रहा है ना। हम्म। तो क्या आपको लगता है आपको चुना गया है? यार ये बहुत अच्छा सवाल है यार, तो मतलब सच में मैंने सोचा नहीं इस बारे में, अब मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि मैं भी, एक किताब थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अब ये किताब मेरे पास 10 सालों से थी, रोड साइड से 100 रुपये की खरीदी होगी आई एम श्योर मैंने, लेकिन पढ़ी नहीं थी। तो मेरे मेंटोर हैं, वो मेरे को हमेशा बोलते हैं किताब पढ़ो, किताब पढ़ा करो, किताब पढ़ा करो, किताब पढ़ा करो, किताब पढ़ा करो। हम पढ़ते हैं, ढीठ थे हम तो, स्कूल में हमने किताबें पढ़ी नहीं, स्कूल हम थोड़ा खराब ही रहा है हमारा हाथ उसमें, हम गरीब रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश हमें आती नहीं, तो इंग्लिश किताब थी वो। तो कहीं ना कहीं ये महसूस मुझे बार बार होता रहा कि यार करना है, चलो करेंगे करेंगे करेंगे। लेकिन जब मैंने, आई थिंक इट टुक मी, मेरे को पहली किताब खत्म करने में 6 साल लगे मतलब उसका पहला पेज पढ़ा, फिर कई महीनों तक रख दी, फिर कुछ और पेज पढ़े, फिर कई महीनों तक रख दी। तो इट टुक ऑलमोस्ट 6 years फॉर मी टू फिनिश अ बुक, माय फर्स्ट बुक। उसके बाद भी आज आप उसके ऊपर बात करते हैं? आज तो मैं आई फिनिश अ बुक समटाइम 2 books a week। ओके। मैं दो किताबें मैं पढ़ लेता हूँ एवरी वीक, 7 से 8 दिन में। बहुत बड़ी बात सर, मतलब लोग मुझे लगता है कि कुकू एफएम पर नहीं सुन पाते ठीक है, ऑडियो बुक। सो डॉक्टर अमित कुमार सेल्फ अपना क्या दायित्व तो समझते हैं, अगर आप ये ज्ञान रखते हैं साइकोलॉजी से बात करके, क्योंकि आपका कहा हुआ हर एक शब्द लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट भी डालेगा, हो सकता है कि लोगों के बिलीफ सिस्टम को ख़राब भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। करेक्ट। आप माला कंठी वाले बाबा आप सब नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल में बाबा हैं जो आप उनको मैनिफेस्ट करा रहे हैं और उस टेक्निक को बता रहे हैं आप, जो यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, राइट? सो आप खुद के लिए क्या दायित्व तो समझते हैं, यार मुझे ये नहीं करना है? देखिए नहीं करने में तो मैं सच में मेरा बहुत ध्यान नहीं है, बट मैं हमेशा ये गोल जरूर रखता हूँ मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है। ओके। मैं फिर जब हमारा यूट्यूब चैनल बना और उस दौरान मैंने जब ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रैक्टिस कर ही रहा था उस वक्त, तो उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने के बाद उसी जब किताबों के पढ़ने के दौरान ही मैंने ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आसपास अभी तक 60-70 किताबें पढ़ी हैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पर। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार आपको पर्सनली आपकी आवाज़ जानते हैं लोग, आपको नहीं जानते हैं, तो आप पर्सनल चैनल बनाओ। तो इसीलिए डॉक्टर अमित कुमार बना। तो और मेरा उस माध्यम से मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहने लगा कि यार जो मैंने सीखा है मैं उसको बताऊंगा लोगों को, वही प्रैक्टिस करके। ओके। जो और वो सिर्फ वो प्रैक्टिस जो मेरे लिए काम की। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं ना ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में, राइट। लेकिन जो मैंने प्रैक्टिस की और मेरे को बहुत काम की, मैंने वो वीडियो, बहुत ही लो क्वालिटी वीडियो, बहुत ही रैंडम ऐसे वीडियो बना बना के मैंने डालनी शुरू कर दी 0 to 1 के फॉर्म में, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म। ब्लैक, हाँ ब्लैक एंड जो आपने सीखा वही आपने वही डाल दिया। बिल्कुल एज इट इज। ओके। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं है बेसिकली, आप समझो। और मैं ज्यादातर सेशन मैंने क्या किया, मैं लाइव लेने लगा। आप सोचो यूट्यूब पर आप अपने वेब कैमरा से आप यूट्यूब पर लाइव हो, कोई आपका सेटअप नहीं है, आपका तो इतना अच्छा सेटअप है, आप तो बहुत कितने सारे लोगों को हेल्प करते हैं सेटअप बनाने में, कोई सेटअप नहीं है। और मैं वहाँ कर रहा हूँ 2-2, 3-3 घंटे के सेशन। और कंटेंट, मतलब मैं तारीफ नहीं करता हूँ अपनी, बट मेरा तो यूएसपी ही कंटेंट है कि कंटेंट पे बात करेंगे। मैंने ना सब करना शुरू कर दिया पहले अमित कुमार वाले चैनल पे। मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्राम, मैंने इनके सब के 2-2.5 घंटे 3 घंटे के फ्री कोर्सेज कर दिए लाइव, अभी भी पढ़े हैं सब। एक आज मैंने सुबह देखा आपका, जो 2 साल पहले आप लाइव गए थे। अच्छा, ओके। आपके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें लगी हुई थी। ओके, ठीक है। किताबें होंगी शायद, है ना, किताबें होंगी। एक तरफ रैक में किताबें रखी थी और एक तरफ कुछ और चीज़ें रखी थी, जो आप कह रहे थे कि मैं पहली बार यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके, अच्छा हो सकता है। उस वक्त शायद मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी होगी। जी जी। है ना। तो उस वक्त मेरा ना थॉट रहा कि यार फ्री में सबको सब कुछ दे दो। वहाँ पे लोग कोर्स बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैंने कहा फ्री में जितना हो सकता है दे दो। तो वहाँ से वो मेरा थॉट रहा और आज भी मैं उसी थॉट को कर रहा हूँ कि आज पॉडकास्ट के जरिए जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार अब मेरे एक्सपीरियंसेस तो खत्म हो गए ना, अब मैं सेम एक्सपीरियंसेस है मेरे, तो अब मैं नए एक्सपीरियंसेस कैसे क्रिएट करूँ। राइट। और वो पॉसिबल है जब लोग आएंगे और वो बात करें। सिर्फ इसी वजह से पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। मैं समझ गया कि मतलब एक दिल से भी आवाज़ आई कि हाँ यार अब करना चाहिए, और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसको और मजबूत करते हैं। करेक्ट। ग्रेट सर, बहुत ही अच्छा। सो अब कुछ सवाल लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हेल्प करता है लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, क्या करता है? देखिए इसमें लाइफस्टाइल का मतलब क्या आपका? लाइफस्टाइल
कोई भी जैसे कि किसी का भी डे रूटीन है, किसी का भी हेल्थ का लाइफस्टाइल है, वो कुछ भी हो सकता है। एक लेमैन सवाल, जिसको सवाल का ना कोई सर है ना कोई पैर है। देखिए मैं बोलूँगा डेफिनेटली हेल्प करता है। क्योंकि क्या होता है आपको बताता हूँ, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के जोन में होते हैं ना, हम ना अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं, हम हर चीज़ को दुनिया में जो भी कुछ चैलेंजेस भी आ जाए ना, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, हम सही फैसले लेने लगते हैं, सही डिसीजन लेने लगते हैं। ओके। जब मुश्किल सिचुएशन आती है तो हमें पता होता है हमें उसे कैसे हैंडल करना है, हम शांत होते हैं और हमें ये बात पता होती है कि अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो कुछ जो भी मेरी लाइफ में आ रहा है ये प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती, ये थॉट प्रोसेस बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में होते हैं डेली बेसिस पर, आपका डेली रिचुअल बना लेते हैं इसको, आपका ना चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है पूरी तरीके से। आपके सामने अगर प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाती है ना, तो आप ये सोचते हो कि अच्छा कुछ बड़ा आने वाला होगा, शायद इसलिए ये आ रहा है और मुझे टेस्ट कर रहा है। जब ऐसा कोई चैलेंज हो जाए तो आप क्या कहोगे, लेट मी हैंडल इट बेटर, मैं इसको बेटर तरीके से हैंडल करता हूँ। और यही कारण है जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन फॉलो करते हैं, आप देखेंगे दे आर हाई ऑन एनर्जी एंड दे आर वेरी 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 पॉजिटिव पीपल, बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं वो। और आप खुद सोचिए ना, आप अ पर्सन विद अ पॉजिटिव स्टेट, वो अपने आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। एक नेगेटिव आदमी, एक जो हमेशा क्रिप क्राई करता रहता है, आप उसका बैठना भी नहीं चाहोगे। लेकिन एक पॉजिटिव पर्सन है जो आप कुछ गलत बोल देते तो बोलते हैं यार ये सब मत बोला करना यार, अट्रैक्ट हो जाता है यार, सरस्वती जबान पर बैठती है यार, क्या कर रहा है तू। तो जब आप ऐसे लोग आपको मिलते हैं ना, तो आपको लगता है बहुत सही। तो जो दिल से और मेहनत के साथ हार्ड वर्क करते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस करते हैं, दे बिकम बेटर ह्यूमन ऑल्सो। ओके। क्योंकि ना वो खुद के लिए गलत बोलते हैं, ना वो किसी और के लिए गलत बोलते हैं। क्योंकि जब वो ये बात जान चुके होते हैं कि जब वो किसी और से बात करेंगे तो वो एक वाइब्रेशन रेडिएट करेंगे। तो एक पॉडकास्ट मैंने किया था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बोला था कि दूसरा इंसान तो 6 फीट पर बैठा है, आपके खुद के कान तो 6 इंच पर है, तो कौन ज्यादा सुनेगा वो जो आप गलत बोल रहे हो। आई वाज लाइक ओके ग्रेट यार, तो यही होता है। तो जो इंसान जेन्युइनली फॉलो कर रहा है, दे आर बेटर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ओके ग्रेट। सो आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। हाँ। सो क्या इसकी कोई एकेडमी है जहाँ लोग सीख सकते हैं? लोग सीख कैसे सकते हैं? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर और सरल भाषा में आप बताएं कि कैसे काम करता है, लॉ का क्या मतलब है और अट्रैक्शन का क्या मतलब है, कोई सिचुएशनल आप इंसिडेंट लेके बताएं थोड़ा। अच्छा, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं इसमें। पहला है इसकी कोई एकेडमी है, तो मैं हूँ एकेडमी, डॉक्टर अमित कुमार जी एकेडमी। ग्रेट। ठीक है। और हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स रन होते हैं। एक प्रोग्राम हम रन करते हैं, मॉर्निंग में रन होता है वो, और उसमें हम 21 डेज तक मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं सिर्फ। मॉर्निंग कितने बजे सर? 5:30 से 6:30। दिल्ली वालों के लिए बड़ा टफ होगा। मैं रोज आता हूँ लाइव। अच्छा ठीक। आई डू दैट ओनली लाइव। मैं वैसे नहीं करता उसको, रिकॉर्डेड वर्जन नहीं करते, सिर्फ लाइव करता हूँ मैं। डांटते भी हैं? नहीं डांटते नहीं, मेडिटेशन है तो डांटते भी नहीं। अच्छा ठीक है। जो लोग नींद में आ गए हो आते ही होंगे आई एम श्योर। ठीक है। तो एक तो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं लोगों को हेल्प करता हूँ ताकि वो मेडिटेट कर पाएं और अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को बेहतर बना पाएं। ओके। तो ये मैं करता हूँ। दूसरा एक प्रोग्राम है जिसको हमने स्टार्ट किया है रिसेंटली, वो है बिकम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन कोच। अच्छा। हाँ, ये भी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया। अभी हम फर्स्ट बैच सक्सेसफुली रन कर रहा है उसका, और जहाँ पर हम लोगों को हेल्प करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर मैं आपकी तरह सिखाना चाहता हूँ। तो एक प्रॉपर हमारे पास भी टूल नहीं था, तो मैं लोगों को बोलता था किताबें पढ़ लो। मैंने तो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की है, मैंने भी 50, 60, 70 किताबें पढ़ी हैं, और अब पिछले करीबन 12-13 सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 17-18 साल से काम कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन लोगों को ना वो कन्विंसिंग नहीं लगा, तो फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे पुश किया, बार मैसेज। तो फिर मैंने कहा चलो यार ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेकिन उसके रिजल्ट इतने पॉजिटिव आने लगे, इतने में चेंजेस महसूस करने लगा उनके अंदर, तो हमने कहा चलो ठीक है, लेट्स मेक दिस एज अ प्रोग्राम। तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है एंड इट इज़ गोइंग ग्रेट, बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये है जो हम प्रोग्राम रन करते हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें लॉ क्या है और अट्रैक्शन क्या है। देखिए, लॉ का मतलब है नियम। नियम का मतलब है कि हम जो भी कुछ करना चाहते हैं उसका कोई एक नियम होता है, और उस रूल से वो हमारे पास पहुंचता है। चाहे लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि नियम है, कुछ ऊपर छोड़ेंगे तो नीचे ही आएगा। मैं कुछ दिन पहले एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल गुरु हैं अनिरुद्ध जी महाराज, अनिरुद्ध आनंद जी, है ना, आपने सुना? जी, जानते होंगे सब। तो उन मीम्स के लिए ज़्यादा फेमस है वो। बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट। और सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पॉडकास्ट किया हमने उनके साथ, पॉजिटिव थिंकिंग पे।
तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया। तो हमने उनको पूछा कि वो क्या थॉट, उनका थॉट क्या है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि सब ना लॉ ऑफ ग्रेविटी को मानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने बोला कि दो चीज़ होती है, अंश और अंशी। ओके। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है उस पॉडकास्ट में उन्होंने। और मैंने कहा थोड़ा आप मतलब बताइए। उन्होंने बोला कि देखो यार, हम क्या है, धरती क्या है, हम सब कहाँ से निकले हैं, सब धरती से, धरती में समा जाएंगे। तो बेसिकली अंश जो है वो धरती है, तो जो भी धरती से निकला है वो धरती में ही तो समाएगा। मैं कहा यार क्या बात है, समझ रहे हो आप उनसे। और मतलब हम मीम देखते हैं उनके, और सोचो हम हंसते हैं हम उनकी बातों पर, लेकिन इतनी इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन हुई उस दिन। उन्होंने बोला कि एक ही चीज है जो ऊपर जाती है, वो है अग्नि। क्यों? क्योंकि उसके जो अंशी हैं वो है सूर्य। अच्छा, ये पूरा कनेक्शन वो तो बेसिकली जो इसका मतलब ये है कि जो लॉ है, लॉ ये है कि जो जहां से निकला है वो वहीं पर जाएगा। नियम का मतलब ये है, लॉ का मतलब ये है कि एक फिक्स्ड रूल, कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जब ये वर्ड नहीं थे तब भी काम कर रहे थे, चाहे हमें पता था या नहीं पता था। आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो आज ऐसे ही कर रहे होगे ना, जो हमेशा से डिसाइड किया था यार करना ही है, कर लिया आपने, आज कर रहे हो आप सक्सेसफुली, इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हो, इतने लोगों को मदद कर रहे हो आप। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब नहीं पता था, मैनिफेस्टेशन का मतलब नहीं पता था, तब हमें सिर्फ पता था सपने हैं यार ये हमारे, इनको पूरा करना है। आज उसको नाम दे दिया गया है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आज बोलता हूं कि अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को फॉलो करता है तो वो 100%, नॉट 99, 100% अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकता है। और दोनों में क्या अंतर है सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना एक तरह से बात करता है अबाउट कि यार आप पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव बोलो। ठीक है। जो पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव बोलोगे, उसी तरह की चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने का। अच्छा। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है एक पूरा प्रोसेस जिसके जरिए आपके पास चीजें आएंगी। तो मैनिफेस्टेशन में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिससे कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो। तो ये इस तरीके से काम करता है। ग्रेट। सो क्या कोई नेगेटिव पीपल भी पॉजिटिव हो सकता है? 100%, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। नॉन बिलीवर से बिलीवर हो जाना, और मतलब मैंने तो इतने लोगों को जानता हूँ जिनकी फैमिली में कोई ना कोई कर रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस, आज उनके पार्टनर जो बहुत नेगेटिव थे वो भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत होता है, मतलब दिस हैपेंस। अब सोचिए ना, आपने ना एक छोटी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश की। जैसे मैं कई बार लोगों को ये बोलता हूँ कि ठीक है, भरोसा नहीं है, 30 दिन तक तो ट्राई कर लो, करके तो देखो एक बार, देखो क्या चीज़ आते हैं। चैलेंज करता हूँ आपको, प्रोसेस फॉलो करके देख लो, विदाउट बिलीव करके देख लो, चलो कोई बात नहीं, बिलीव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बिना भरोसे के करके देखो, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, यू विल सी अ डिफरेंस इन योर लाइफ। तो बहुत सारे नॉन बिलीवर भी इसलिए बिलीवर बन गए, भरोसा करने लगे, क्योंकि उन्होंने इसको एज अ चैलेंज के रूप में लिया कि देखते हैं क्या होता है इससे, करके तो देखते हैं। ग्रेट। सो ये क्या हर जगह फिट है सर? अभी रिसेंटली जो मैं भी न्यूज़ सुनता हूँ, जो अभी नई शादियाँ हो रही हैं या जो पिछले 2 सालों में शादियाँ हुई हैं, पहले क्या था कि लोग जॉइंट फैमिली में होते थे, तो वो प्रॉपर कल्चर्ड थे, उनको ही पता था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, नियम के बारे में, एवरीथिंग। अब वो दूर हो गए हैं फैमिली से, सो अब वो अपने शादी को ना उस लेवल पे इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मतभेद है, बहुत ईगोज़ हैं। क्या वहाँ भी कुछ टेक्निक हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि वो लाइफ हेल्दी होगी तो कल को वो किसी के फादर बनेंगे। सही। तो अगर वो ठीक नहीं होगा, बेस सही नहीं होगा, तो आई थिंक वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा उनका। ये एक ऐसा सवाल है जो कि मेरे पास बहुत सारा आता है। बहुत बार 2 मेजर सवाल आते हैं, या तो पैसे से कनेक्टेड होते हैं या रिलेशनशिप से कनेक्टेड होते हैं। और मैं बोलता हूँ कि डेफिनेटली आप अपने रिलेशनशिप को विद दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस से बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। ओके। हाँ, एक्चुअली क्या है, जब आप कोई भी प्रैक्टिस करने के प्रोसेस में जाते हो तो आप स्पिरिचुअली ना एक सुप्रीम पावर से कनेक्टेड रहते हो। ठीक है सर। जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, हम एक अलग दौड़ में चल देते हैं। वो दौड़ होती है कि मैं सही हूँ, हम सही हैं पे बात नहीं आती है, होता है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ।
और जब एक इंडिविजुअल अपने आप को सही करने के रास्ते पर चलता है तो बहुत सारे इश्यूज आते ही हैं। जब लोग एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो मैं अभी किसी को बोल भी रहा था, कल ही मैं एक सेशन कर रहा था, तो उसमें मैंने लोगों से शेयर किया, तो मैं उनको 15 दिन का एक रोड मैप दे रहा था कि यार ये 15 डेज का अगला रोड मैप है। तो किसी ने मुझे पूछा मुझे अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, तो मैंने उनको सबसे पहले बोला कि मैंने कहा चलो ठीक है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा, बट आप जिस चीज़ को इतना ठीक करना चाहते हो जो खराब हो गया है, डिवोर्स होने वाला है, आप इतना ठीक करना चाहते हो, आप उसके लिए क्या करने के लिए तैयार हो? तो उन्होंने बोला कि मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने पूछा अच्छा आप मुझे बात बताओ, आपने आज तक रिलेशनशिप पे कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितना इन्वेस्ट किया बताओ? तो उन्होंने बोला एक भी नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे? आप स्कूल गए 12 साल, फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बहुत अच्छे लेवल पर हो, इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, तब जाकर हमें लाइफ से कुछ तो मिला थोड़ा बहुत। राइट। अब आप अपने रिलेशनशिप इतने इंपॉर्टेंट पार्ट को करना चाहते हो, तो आप अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट करने को तैयार हो? बड़ी बात है सर, बिल्कुल सही। तो मैंने उन्हें बोला कि आप एक काम करो, अगले 15 दिन में 3 किताबें पढ़ डालो। मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, फर्स्ट बुक। सेकंड किताब 5 लव लैंग्वेजेस। थर्ड किताब 8 रिचुअल्स ऑफ लव बाय जय शेट्टी। ये किताब पढ़ने के बाद ना आप मेरे पास आओगे ही नहीं कि मुझे आप रिचुअल बता दो, कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स बता दो, क्योंकि आपको बहुत कुछ ऑलरेडी पता चल चुका होगा। ग्रेट। अमेजॉन पे है सारा ये सब तीनों किताबें अमेजॉन पर किताब बेस्ट किताबें। पहली किताब से आपको ये समझ में आता है कि यार एक इंसान, एक मेल कैसे सोचता है, एक फीमेल कैसे सोचती है, कितना ज़्यादा थॉट प्रोसेस में चेंज है। जब भी एक मेल परेशान होता है तो वो अकेले रहना चाहता है, उसे पसंद है कि उसे शांति चाहिए, बिल्कुल पीस चाहिए। लेकिन जब एक मेल परेशान होता है तो उसका पार्टनर ये सोचता है कि यार मैं इसको अकेला कैसे छोड़ दूँ, आउट ऑफ कंसर्न ही है सब कुछ, लेकिन ये इक्वेशन गलत हो रही है, ये काम खराब हो रहा है हमारा। एट द सेम टाइम जब एक फीमेल परेशान होती है तो वो ये चाहती है कि कोई सुन ले, बस कोई मेरी बात को सुन ले। लेकिन अगर जब एक फीमेल शेयर करने लगती है तो मेल क्या करता है? फीमेल ने बोला यार मेरे को ना, मैं परेशान चल रही हूँ यार, आजकल ये बड़ा हो रहा है। तो फिर हस्बैंड क्या बोलता है? अरे यार तुम अपना ध्यान क्यों नहीं बटाती हो, तुम टीवी देख लिया करो, तुम कुछ पढ़ लिया, अरे इसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अब मेल का काम क्या? सॉल्यूशन देना। अब ये डिस्कनेक्शंस हैं सारे के सारे, बहुत बड़े डिस्कनेक्शन है सर। और इस किताब में ऐसी बारीक बारीक चीजें दी गई हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, जो हमें लगता है कि आप देखो आइडियली एज अ पार्टनर आप ठीक कर रहे हो, आप कंसर्न हो, आप सॉल्यूशन दे रहे हो या जो भी कुछ है, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए, ऐसे नहीं काम करते, क्योंकि दोनों ब्रेन अलग तरह से काम करते हैं। सेकंड किताब 5 लव लैंग्वेजेस, वो बात करती है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आपको किस तरह से प्यार रिसीव करना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को गिफ्ट रिसीव करने बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनके लिए कुछ छोटी सी भी चीज़ ले जाओ, बाहर से फ्रूट्स ले जाओ, कुछ एक फूल दे दो, तो ये लैंग्वेज ऑफ गिफ्ट है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि यार ये मेरे को सिर्फ वक्त दे दे, ओनली टाइम, नथिंग एल्स दे नीड। कुछ लोगों को फिजिकल लैंग्वेज बहुत पसंद है, उनको हग कर लो, उनका हाथ पकड़ लो। तो ऐसी 5 लैंग्वेजेस होती हैं जो समझनी जरूरी है। 8 रिचुअल्स ऑफ लव में भी सिमिलर इसी तरह से 8 चीजें बताई गई हैं, जिसके जरिए आप अपने पार्टनर को वो दे सकते हैं जो आप लाइफ में वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि वो जो आप देना चाहते हो उनको। आप सोचिए कोई ये जान जाएगा तो क्या उसका थॉट प्रोसेस नहीं समझ क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर होगा सर। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपनी प्रैक्टिसेस करो, विजुअलाइजेशंस करो, अफर्मेशन टेक्निक करो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है। ये सब चीजें कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता नहीं रिलेशनशिप में कहां से कहां ले जाएंगे, बहुत अच्छी जगह पर। और मैंने खुद इन्हीं तरीकों को फॉलो करके, जो मैंने आपको बताई, 3 किताबें और बाकी, मैंने इतने लोगों के रिलेशनशिप, उन्होंने खैर बचाए, बट मैंने लोगों को सजेस्ट किया, इतने लोगों के रिलेशनशिप बचे ना कि उन्हें लगा कि यार हे भगवान। और बहुत लोग जब बाद में मेरे को मिलते हैं कि मैंने खराब हो गया आप सब कुछ, अब क्या करूं? मैंने कहा फिर भी पढ़ लो, आगे तो खराब नहीं होगा। और लोग ये बोलते हैं, रो के बोलते हैं कि सर आपसे पहले मिले होते ना और ये किताब पहले पढ़ ली होती तो ये लाइफ खराब नहीं होती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आगे नहीं खराब होगी, किसी और से भी तो मिलोगे आप। शानदार सर, मतलब मैं भी कनेक्ट कर पा रहा था जहाँ मैं गलतियाँ कर देता हूँ। एक मेल जो थिंकिंग है ना वो अलग होता है, हालांकि मैं अलग सोचता हूँ क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बिजनेस में हैं। सो हमारे ज़्यादा टॉक जो होते हैं बिज़नेस को लेके होते हैं, लेकिन हमारे बीच में भी जब होता है तो टाइम को लेके होता है, समय। मैं पढ़ूँगा
और जहाँ मुझे लगता है आप सर अभी मैनिफेस्ट की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि पहले भी होता था बट हमें उसके बारे में नहीं पता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहले आपके साथ क्या होता था जो एक्चुअल मैनिफेस्ट था, जो आप कर रहे थे और आज यहाँ बैठे हैं और आज आपको पता है यार जो मैं कर रहा था वही तो था मैनिफेस्ट? या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे आप ये समझो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। वैसे कहाँ से सर आप? मैं दिल्ली से, आई बॉर्न एंड बॉर्न अप इन दिल्ली, बट पेरेंट्स यूपी से, बागपत आपने जगह सुनी अच्छा, होगी। बागपत। हाँ। हाँ, तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया और थोड़ा पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन हमेशा से ये था कि यार बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए हैं। मेरे को ना एक चीज़ हमेशा से थी। अब सोचिए मैं पढ़ाई में ख़राब हूँ, मैं बहुत ही सिंपल सा या डम्ब कह सकते हो उस तरह का बच्चा हूँ। नाम अमित है। नाम अमित है मोस्ट कॉमन। और मुझे पता है ना, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ स्कूल में मैंने कभी नहीं पढ़ाई की, बस पास ही हुआ हूँ। मतलब आप समझ जाओ 40% है एवरेज मेरे स्कोर, 40% थ्रू आउट माई स्कूल। तो आप सोचो एक ऐसे बच्चे का ये सपना देखना कि मैं एक दिन बहुत कुछ बड़ा करूंगा लाइफ में। अच्छा, ये आता था? ये हमेशा आता था। अच्छा। कैसे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ना डायरेक्शन है, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं था, कुछ सवाल नहीं थे। सिर्फ ये था मैं करूंगा तो बड़ा लाइफ में, बहुत बहुत अच्छा करने वाला हूँ मैं लाइफ में। ये हमेशा से था, क्योंकि मेरे को ना, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों पे मुझे पता था, मेरा विश्वास था, मेरी मेहनत। मैंने कहा यार ये चीज़ तो मैं कर ही सकता हूँ ना। मैं हार्ड वर्किंग था शुरू से ही। हाँ, वो बात लगे जब वो हार्डवर्क पढ़ाई में आता था वो काम नहीं करता था मेरे लिए, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि यार नहीं यार, मैं लाइफ में अच्छा तो करूँगा। और मुझे एक और चीज़ समझ में आई जो मेरे पेरेंट्स से मुझे हमेशा सुनाई कि यार अच्छा करो लोगों के साथ, तो इट विल कम टू यू, इट विल कम बैक टू यू इन अबंडेंस, हमेशा। तो ये मैंने हमेशा सीखा उनसे। तो मैंने कभी भी ना, मतलब मेरे को ना, मैंने ना सच बताऊँ, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश ही नहीं की। और लोगों ने मुझे बोला ये थोड़ा क्या है, इतना इतना भी नहीं पता क्या तुम्हें? तो मैंने कहा हाँ यार मुझे इतना भी नहीं पता। मैं ऐसे ही रहा बेसिकली। मैंने इसको मेंटेन किया, इस थॉट प्रोसेस को, लोगों को इसको समझने में मैंने इसको मेंटेन किया। और मुझे लगता है कि फिर आज जो वक्त है ये सब सपना ही है। जो सारी चीज़ें हो रही हैं, लोगों का इतना प्यार है, लोग इतने कनेक्टेड हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये सपने जैसा ही है जो आज हो रहा है। कभी जो सिर्फ सपनों में ही देखा था, लेकिन देखा था सपने में, सोचा था कि ये करेंगे, घर होगा, गाड़ी होगी, ऑफिस होगा, सब कुछ होगा, ये सब सोचा, ये सब सपने सोचते हैं, मटेरियलिस्टिक जो सपने होते हैं, महंगी महंगी घड़ियाँ पहनेंगे, ये सब, तो ये सब चीज़ें तो अचीव हो गई कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों को जो प्यार है, जो जो हमेशा से अच्छा लगता था लोगों से बात करना, वो आज बहुत ज़्यादा हो पा रहा है। तो ये शायद शायद सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट ही किया है। ग्रेट, मतलब उस टाइम पे आपने किया था। वैसे आप इंट्रोवर्ड हैं एक्सट्रोवर्ड? मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। अगर आप मुझे बाहर मिल जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं आई डोंट टॉक, मैं चुप रहता हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं करता हूँ। बट हाँ, जितने भी लोग जो मेरे अपने हैं मैं उनसे खूब बात करता हूँ, वो, और बट वो सर्कल मेरा बहुत लिमिटेड है। या मैं स्टेज पर होता हूँ तो बहुत बात करता हूँ, जब लोगों से बात करने की बारी आती है या ट्रेनिंग करने की बारी आती है, तो मेरा जोन बिल्कुल बदल जाता है। आई एम डिफरेंट पर्सन। स्टेज पे किस टाइप की ऑडियंस आपको और अट्रैक्ट करती है, आपकी एनर्जी को और बूस्ट करती है? मुझे आई थिंक वो ज़्यादा लोग अच्छे लगते हैं जो मेरे खराब खराब जोक्स पे हंस लेते हैं लोग, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बेसिकली जो रिस्पॉन्सिव थोड़े होते हैं, जो थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये सीरियस हैं, सुनना चाह रहे हैं, तो वो मेरी आई थिंक वो हर किसी पब्लिक स्पीकर को हेल्प करता ही है। जब आप बाहर बात करते हो, लोगों को लगता है कि यार ये दे आर सीरियस अबाउट यू, वो सुन रहे हैं आपको, अटेंशन आपको पूरा दिया हुआ है, तो बाई डिफ़ॉल्ट एनर्जी इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको लगता है कि यार बस मज़ा आ गया। और हमारे जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो ऑ मूवमेंट बहुत आता है, ऑ, तो वो ऑ मूवमेंट आप ना देख भी सकते हो आराम से। तो वो ऑ मूवमेंट जितने क्रिएट होते हैं और लोगों के एक्सप्रेशन जो होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो वो अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, वर्कशॉप्स कर रहा होता हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि आपने मेरी वर्कशॉप अटेंड की या किसी की भी वर्कशॉप या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आप मेरी देख रहे हो, क्या चेंजेस आपके आए? और लोग जब खड़े होकर जब शेयरिंग करते हैं तो ऐसा ना आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक पर्सन खड़े हुए ट्रेनिंग में, मैं एक फिजिकल वर्कशॉप ले रहा था, मैं बहुत सिंपल से बंदे खड़े हुए, तो उन्होंने बोला कि सर मैंने आपका वीडियो देख के ना मैंने अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा लिया। अब सोचिए वो 3 घंटे की ट्रेनिंग थी, अब उससे कुछ साल पहले, और उसमें 3 घंटे की ट्रेनिंग थी, आई थिंक 1000 रुपये उसका कॉस्ट था। तो मैंने कहा सर थोड़ा सा और बताइए क्या किया आपने?
तो उसने बोला मेरी कंपनी अब से कोरोना से पहले उसका टर्नओवर 200 करोड़ था। कोरोना के वक्त उसका पूरा बिजनेस डाउन हो गया। पिछले 1 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। वी आर बैक आफ्टर ऑलमोस्ट 6 years, 4.5 year, वी आर बैक टू 200 करोड़। ओके। और वो 1000 रुपये की टिकट लेकर वो अटेंड कर रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो बहुत बूस्ट मिला मुझे उस वक्त। सो आपको क्या लगता है सर, कैसे काम किया होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिजनेस में? देखिए मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बहुत सारी बिजनेस कोचिंग भी करता हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइड से ही, नॉट बिजनेस ग्रो कैसे करेंगे वो, बट बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको किस माइंडसेट की जरूरत है, वो मैं बहुत हेल्प करता हूँ। ओके। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा होता है या अटक रहा होता है, तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो ना अपने एक्सपीरियंसेस से डिसीजन लेने लगता है। यानी कि उसे लगता है कि यार कोरोना आ गया था, अब तो वो मार्केट नहीं रही, अब मार्केट बदल रही है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, अब तो कुछ नया आएगा, हम नई टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करेंगे। अब ये ना मेंटल ब्लॉक्स हैं सारे के सारे। मुझे लगता है बिजनेसमैन के साथ सबसे ज़्यादा जो काम करने की जरूरत पड़ती है वो है जो मेन विजनरी बंदा है, या उनके 8-10 जो टॉप लीडर्स होते हैं जिनके साथ मैं क्लोजली काम करता हूँ। कई बार उनके कि वो कहते हैं कि यार हमारे टॉप लीडर से आप बात कर लीजिए या एक सेशन कर दीजिए, तो सिर्फ उनका थॉट प्रोसेस बदलना पड़ता है कि उनके मेंटल ब्लॉक हटाने पड़ते हैं कि क्यों लग रहा है आपको ऐसा। बेसिकली बहुत सारे क्यों पूछने पड़ते हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, कोई और नहीं कर रहा है क्या? अब किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं? हाँ मतलब हाँ, हो सकता है उनका बेसिस हो, उनका खुद का एक्सपीरियंस हो, बट ठीक है ना यार, आपका एक्सपीरियंस रहा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो एक्सपीरियंस बदल नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई और नहीं कर रहा है, कोई और है जो कर रहा है, हाँ वो तो कर रहे हैं, तो मैंने कहा फिर वो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये मेंटल ब्लॉक हटाने में कई बार महीनों लग जाते हैं, महीनों। तो क्या इसकी कोई थेरेपी या कोई टेक्निक है? बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लैंग्वेज में कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। ओके। मतलब मैंने तो एक कंपनी है जिसमें मैंने तो पूरे विजन बोर्ड्स बनवा दिए थे कि आप हर जगह पे लगाओ, अपना बिजनेस का टर्नओवर लगाओ, प्रॉफिट्स लगाओ, सेल्स ऑफिस में बताओ लोगों का टारगेट, लोगों के हर किसी के डेस्क पे उनके टारगेट दिखने चाहिए कि उनका गोल क्या है। पूरे पोस्टर ही चिपके हुए थे पूरी कंपनी में। मतलब आई थिंक 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था उनका, कहीं कोई तो जगह होगी जो उन्होंने पर्चियां नहीं लगाई होंगी। सब कुछ विजिबल, हर किसी को पता है क्लैरिटी, और करना है करना है करना है, और होगा ही होगा। मंथ लिखा हुआ है और वो नीचे वो लिखा हुआ है एंड डन, टिक करके ऐसे एक मार्क बना रखा है कि ये हो गया। हर जगह करवा दिया था हमने। तो ये चीज़ें सर कनेक्ट होती हैं यार बहुत एक्चुअली है ना, हम क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक रिसर्च की गई, बहुत पॉपुलर रिसर्च है, हो सकता है यूट्यूब पर कहीं ना कहीं होगी। एक रिसर्च की गई, उस रिसर्च में ना एक कैदी को पूछा गया, सवाल पूछे गए कि भाई किसने चोरी की थी, तुम मुझे बताओ ये, और आपके साथी कौन कौन है। इस पर रिसर्च की गई, मतलब उस पर्सन के साथ। बहुत डीप इंटेंस था, बहुत बड़ा क्राइम था वो, और लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, नोट कर रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लोग। उसमें ये बोला गया कि उसके आंखों पर पट्टी बांध दी गई, टॉर्चर किया गया, वो नहीं बोल रहा था। एंड में उसको बोला गया कि देखो अगर आपने नहीं बोला, अब हम आपको गोली तो मार नहीं सकते, हम जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम आपको सांप से डसवा देंगे, और हम बोल देंगे कि एक्सीडेंटली कहीं तो सांप ने आपको काट लिया, सांप ने आपको काट लिया। और वो बंदा फिर भी नहीं बोलता है कि नहीं 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 मेरे को कुछ नहीं पता है, ऑल दैट। थोड़ी देर बाद उसके पैर पर ना 2 सुइयां चुभो दी जाती हैं, पट्टी बांध के, उसको नहीं दिख रहा है, 2 सुइयां चुभो दी जाती हैं, और वो पर्सन अगले 15 मिनट में मर जाता है। अरे बाप रे। और जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, समझा जाता है, तो उसके अंदर स्नेक पॉइजन मिलता है। हाउ पॉसिबल सर? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ये सारे केमिकल प्रोड्यूस करता है, हर तरह का, जैसा आप सोचते हो। अब ये रिसर्च है, यूट्यूब पर देखना आप इसको। मेरे गोलगप्पे निकल, मतलब प्रोड्यूस करता है। हाँ, हर चीज। तो जितने भी हार्मोन, जितने भी केमिकल्स हैं, आपकी बॉडी हर चीज को प्रोड्यूस कर सकती है। आज आप ये सोचिए कि एक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कितने बड़े प्रॉब्लम है आज के टाइम में। बहुत बहुत बड़े। लोग सुसाइड कर रहे हैं, हर घर में है। आया कैसे है ये, कहां से आता है ये? थॉट प्रोसेस, ओनली थॉट प्रोसेस। और क्या रीजन है इसका? एक इंसान उसी सिचुएशन से निकल रहा है और बोल रहा है यार मैं तो इस सिचुएशन से निकल के रहूंगा यार। उसी सिचुएशन में दूसरा इंसान है, वो सुसाइड कर ले रहा है। क्यों? डेथ ही तो है ये भी, वो पॉइजन ही तो है।
क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है उसको कैसे हैंडल करना है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, और ऐसे ही हम अपनी बॉडी को ख़राब कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हुए हैं, रिसर्च की गई है, जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न उनको कैंसर होता है, जो कॉमन सिम्टम्स मिला है, वो वन ऑफ दोज इज उनके ना पुराने किसी ना किसी को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिलीव्स हैं, या किसी को लेकर बहुत गुस्सा है। अच्छा। आप देखना, आप नोट करना, कोई अगर पहचान में अगर किसी को बाई चांस ये दिक्कत हो तो आप चेक करना कि क्या वो इंसान अंदर कुछ लेकर तो नहीं बैठा हुआ, किसी को लिए गुस्सा, किसी के लिए कैसी या नेगेटिव थॉट, कुछ बातें जो कह ना पा रहा हो। हाँ। ये सब जहर बन जाता है अंदर। अब ये कहाँ से आया? देखो, ये तो साइंस ही है, इट इज़ ओनली साइंस, ये सब साइंस है। मतलब आपने काफ़ी अलग बात अभी तक समझाया कि इससे भी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप खुद सोचिए ना, आप एक और चीज़ सोचिए, देयर इज़ अ रिसर्च कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट, बहुत पॉपुलर रिसर्च है। प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो में रिसर्च की गई वापस से बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर, उसमें कुछ लोगों को एक्चुअल दवाई दी गई, मतलब 50% लोगों को, और 50% लोगों को सिर्फ मीठी गोली दी गई, मीठी गोली, और उनको बोला गया ये काम कर रही, ये प्रॉपर मेडिसिन है, दोनों पे काम करेगी। आप देखिए, जिस रेशो से फर्स्ट पोर्शन में जो सही दवाई ले रहे थे वो ठीक हुए थे, सेम पोर्शन में सेकंड ग्रुप में भी लोग ठीक हो रहे थे। ये तो बहुत पॉपुलर रिसर्च जो कि है। केवल मीठी, सिर्फ मीठी गोली, क्योंकि उनको बस ये बोला गया था कि ये एक ऐसे डॉक्टर ने दी है जो कि बहुत सक्सेसफुल है और इसका रिजल्ट 100% है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार आप ना जब डॉक्टर के पास जाते हो, दुनिया भर के डॉक्टर के पास घूम लेते हो, कुछ नहीं होता, लेकिन आपका जो फेवरेट डॉक्टर है, आप उसके पास जाते ही ठीक हो जाते हो। वहीं की दवाई लगती है, वहीं की दवाई लगती है। क्यों बोलते हैं वहीं की दवाई लगती है जी? इसको तो दवाई तो सेम देते हैं दोनों, बुखार में पैरासिटामोल देते हैं, डॉक्टर हो या नाई हो, सबसे दोनों में Correct है। कि बाल वही अच्छा भाई काटेगा। हाँ, तो एग्जैक्टली, ये बिलीफ है सर, ये सब हमारा बिलीफ है। इसको प्लेसिबो बोला गया है, प्लेसिबो इफेक्ट बोला गया है। तो बहुत, मतलब ये तो किताबें हैं इस पर, तो प्लेसिबो पे तो बहुत तगड़ी। तो अब ये सोचिए, ये साइंस ही तो है। अब बुद्धि साइंस नहीं, क्या ये साइंस है? तो सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग, ये साइंस नहीं तो और क्या है? इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ साइंस। और फिर भी लोग बोलते हैं यार पता नहीं ये काम करता है नहीं करता है। मतलब एक जीवन का एक ऐसा साइड है जो कि ना तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में रखा गया है, ना इस पे बहुत बातें होती है, और जो कि होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, हेल्थ से लेके बिजनेस को लेके, सो बिजनेस के लिए भी कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहते हैं जो हर फाउंडर को या बिजनेसमैन को पढ़ना चाहिए? एक तो देखिए, बिजनेस के लिए तो बहुत सारी किताबें जो पढ़नी चाहिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कनेक्ट करे, जो हमारे थॉट्स को, जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं। उसमें तो आप देखो, जर्नल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें पढ़ो, उसमें वो एस्पेक्ट दिया ही होता है। अच्छा। हाँ, जैसे मान लेते हैं द सीक्रेट है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है, ओके। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, आस्क एंड इट इज गिवन है, थिंक एंड ग्रो रिच है, गेटिंग द साइंस ऑफ गेटिंग रिच है। ये सारी किताबें हैं जो ये सब बिजनेसमैन ने लिखी हैं, और वो थॉट प्रोसेस दिया है उन्होंने कि किस तरह से करना है। अच्छा, एक मैं पूछूंगा, ये सारे सर जितने भी राइटर हैं, ये इंडिया के बाहर ही क्यों हैं? देखकर क्या नालंदा विश्वविद्यालय जो हैपन हुआ था, क्या ये दुर्लभ किताबें, ऐसी किताबें उस वक्त आपको लगता है कि उस लाइब्रेरी में थी? देखिए, मैं तो मानता हूँ डेफिनेटली थी, तभी तो किताबों को सबसे पहले जलाया गया। हाँ। उनको डिस्ट्रॉय सबसे पहले किया गया। उसके बाद भी मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंडियन है ना, हाँ। वो बहुत मार्केटिंग में इतने अच्छे नहीं है। अच्छा। अब आप सोचिए कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे वेदों में है, उपनिषद में है, भगवत गीता में, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, हमारी सोच के बारे में बहुत बात की गई है। क्योंकि उनके ट्रांसलेशन बहुत आसान भाषा में नहीं किए गए हैं, तो जो ये बाहर के लोग हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ बाहर गाँव के लोग हैं, फॉरेनर लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, ये दे आर वेरी गुड एट इट। वो सारी चीज़ें हमारी स्टडी करते हैं और उसको लेकर बता देते हैं, और वही चीज़ें पॉपुलर हो जाती हैं। लेकिन मैं तो इस चीज़ में नहीं हूँ मानता कि हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, इंडियन पढ़ रहे हैं, बाहर की पढ़ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है यार? मेरी तबीयत आयुर्वेद को खाकर, आयुर्वेद दवाई से ठीक होती है या इंग्लिश दवाई से, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा क्या कंसर्न है? ठीक होना चाहिए यार। या ये भी है कि जो
एक्सेप्ट करते हैं, जो इंडिया के लोग हैं वो भारत के बुक्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि वो ज़्यादा जीनियस है? नहीं नहीं सही नहीं, ऐसा लिखे तो नहीं होंगे। ना, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। अमित सर का अपना बुक कब तक आएगा? मैं तो पिछले 2 साल से किताब पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। बट वो इट इज़ नॉट गोइंग एज यू नो, जो जिस स्पीड पर वो जानी चाहिए वो नहीं चल रही, बट आई विश कि वो जल्दी बाहर आए। ओके, सो हेल्थ पे बात हो गई सर। अब थोड़ा बात कर लेते हैं जो ट्रेंडिंग यूट्यूब के टॉपिक होते हैं, पैसों। अच्छा, मैं देखता हूँ ना, जैसे ही आप थंबनेल में डालो 1 लाख रुपए लगा के 100 करोड़ कमाया, मतलब जिसका कोई सर और पैर पैर नहीं। ठीक है। अच्छा, लॉ या तो बहुत कमाया एक्सट्रीम लेवल पे, या एक्सट्रीम लेवल पे लॉस किया। दोनों को यूट्यूब प्रमोट करता है। इसमें कंटेंट का मैं नहीं बोलूँगा कि कंटेंट बड़ा अच्छा है, यूट्यूब प्रमोट करता है। ये भी मतलब वो मैनिफेस्ट करवाता है कि या लोग सोचते ही ऐसे हैं। ठीक है, ये देखा गया है सर, जो पैसा 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 करते हैं वही पैसा क्यों नहीं बना पाते? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? देखिए, जो लोग ये पैसा 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 करते हैं वो पैसा पैसा नहीं करते, वो हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा करते हैं। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत समझ गए हैं कि पैसा 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 करेंगे तो पैसा आएगा? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम में मैं एक और पॉडकास्ट में था तो मैं इस पर भी बात कर रहा था इस बारे में कि क्या होता है, हज़ारों करोड़ की शादी हुई अंबानी जी की, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने बोला यार क्यों हज़ारों करोड़ खर्च कर रहे हो, गरीबों को बांट दो। अब लोगों को पता नहीं है वो हज़ारों करोड़ गरीबों को ऑलरेडी बांट रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार जब हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं तो हमें अंदर से ना अच्छी फीलिंग नहीं आती। हमें लग रहा है कि यार अगर कोई अमीर बना है तो सही काम तो नहीं किए होंगे उसने, कोई तो शॉर्टकट लिया होगा, बहुत लोगों को बनाया होगा, बहुत जिंदगियों से खेला होगा। अब लेकिन मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो ये सब नहीं करूँगा। तो बेसिकली आप बाय डिफॉल्ट क्या बोल रहे हो यूनिवर्स को कि मेरे को पैसा नहीं कमाना। तो जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा नहीं कमा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो अमीर लोगों को या सक्सेसफुल लोगों को देखकर कभी अच्छा महसूस नहीं करते वो। क्या बात है। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये सब छोड़ना। मैंने कहा ना कि लोग पैसा 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 नहीं कर रहे, बोल तो पैसा 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 रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है हाई पैसा कब आएगा पैसा, यही चल रहा है उनके माइंड में, और जिसकी वजह से उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और अगर उनके आसपास कोई पैसा वाला बना है तो उसे सीखने के बजाय ये वेट कर रहे हैं कि किस दिन कोई आर्टिकल यूट्यूब पे या कुछ आएगा, जिस दिन वो बर्बाद हो चुका होगा, फिर मैं उस दिन बोलूँगा देखा? बोला था मैंने। बोला था मैंने। बिल्कुल सही। और ये ना एक्चुअली क्या है ना, ये हमें बचपन से सिखाया भी गया है। हमारे माँ बाप ने बोला बेटा बहुत रिच बहुत अमीर बनना ना, ये लोग सही नहीं होते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले, गाली गलौज करते हाँ, हैं, और ये रोड पे चलते हुए लोगों को तो कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये है। तो बेसिकली किसी भी तो पॉडकास्ट में बात चल रही थी हमारी कि आप ये सोचो, जो पुराने पिक्चरों में कैसे दिखाया गया, विलेन कौन होता था? हाँ, अमीर, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला, ये सब विलेन है बड़ी बड़े घर में। और गरीब कौन होता था? गरीब कुली, चौकीदार, नौकर, मजदूर, ये होते थे हीरो, सारे के सारे। तो बेसिकली ऐसा दिखाया गया बॉलीवुड में भी। गलत सही नहीं है, वो तो कहानी है, लेकिन हम तो कनेक्ट कर जाते हैं ना उससे। सर फिल्म है, हाँ, बिल्कुल कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो तेरे नाम वाला जो स्टाइल था वो कितना चला। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं लोग ना इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि जो एक अब ये खुद सोचो ना, अगर मैं ये भी एग्जाम्पल उसमें दिया था उन्होंने, बहुत अच्छा था कि आप बोलो कि 2 दोस्त हैं, इनके ऊपर कहानी बनाओ, तो आप क्या बोलोगे, क्या कहानी होगी? 99% कहानी ये निकलेगी एक दोस्त अमीर था, एक गरीब था। अरे ये कहानी क्यों नहीं निकली कि दोनों दोस्त अमीर थे? ये भी तो कहानी निकल सकती थी ना कि दोनों दोस्त अमीर थे, बट वो निकलेगी नहीं, या दोनों गरीब थे। दोनों गरीब थे। और अगर आपसे पूछें कि अमीर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, अमीर होगा तेज होगा, चालाक होगा, किसी को कुछ नहीं समझता होगा, थोड़ा गुस्से वाला होगा, रूड होगा। गरीब सीधा साधा सा, गोरा होगा, शरीफ चिट्टा सा होगा, साधारण से कपड़े पहनता होगा। अब यही आपने पोजिशनिंग की हुई है। तो इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग पैसे नहीं इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि वो सोच नहीं बदल पा रहे हैं अबाउट मनी। तो उनको सोच बदलने की ज़रूरत है, पैसे की सोच। ओके, बिल्कुल सही आपने कहा कि विजुलाइज ही, यानी जो प्रोजेक्टर पे हमें जिंदगी दिखाई गई है ना, उस प्रोजेक्टर का जो लैपटॉप लगा था वो लैपटॉप ही मिसकम्युनिकेशन वाला था कि दिखाया कुछ गया। जैसे मुझे भी लगता था कि
केवल भट्ठा मालिक जो ईंटों काम करते हैं या प्रॉपर्टी या 2 नंबर वाले ही पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ कुछ चौहान लोग थे जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गांव में बनाई। तो जब हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोग पंडित आदमी, तो यही बोलते थे, अरे ये लोग ना बाहर 2 नंबर काम करते हैं। तो हमें लगता है भैया हम अपने छोटे घर में ठीक है, हम 2 नंबर करके ये बड़ा घर नहीं बनाएंगे। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारी जो पेरेंटिंग है, मैं मतलब पेरेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो ना हमें जैसे बॉक्स से निकलना ही नहीं सिखाया। कुछ के माँ बाप अच्छे थे जिन्होंने बोला नहीं बेटा आप कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, बट बहुत सारे गांव देहात में नहीं सिखाया हमें। जिसका रीज़न है कि जो बच्चे आज आगे बढ़े हैं वो एक्सीडेंटली ग्रो किए हैं, कर करके वो कुछ निकल गया, वो डॉट कनेक्ट हो गया और वो आगे निकल गए, फिर उनका बिलीफ सिस्टम इम्प्रूव हुआ। और एक इंसिडेंट बताऊंगा, जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो नोएडा घूम रहा था, तो मेरे मन में यही था कितने बड़े बड़े फ्लैट्स जो हैं इसमें कौन रहते होंगे, कौन से प्रोफेशन में रहते होंगे, ये इंजीनियर तो नहीं होते होंगे, अच्छा सॉफ्टवेयर वाले होते होंगे ठीक है, वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, दिमाग में यही था। फिर जब हम लोग 369 बस पकड़ के संत नगर जाते थे तो कार में लोग, एक पीछे ब्लेजर टंगा हुआ था करता था, एक पर्सन जो कि बहुत स्टाइल में ड्राइव करके जा रहा होता था। तो मेरे मन में होता था भाई साहब 2-4 लोगों को बैठा लो, क्योंकि हमारे यहाँ शादी ब्याह में जो बुलेरो जाता था तो बाहर 4 बीच में 4 आगे 2 पैसा वसूल। बहुत सारे सवाल थे दिल्ली को लेके, यहाँ को लेके, सबको लेके, ये कौन से लोग होते होंगे, कहाँ से पैसा कमाते होंगे। ये अब हो सकता है वो क्वेश्चनिंग माइंड था, इसलिए शायद यहाँ पे है सर। एनीवेज, आप कैसे एडवाइस करते हैं सर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए, कैसे अट्रैक्ट करें और कैसे अपने लिमिटेशंस को लोग कम करें? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी को भी कोई भी फाइनेंशियल चैलेंजेस अगर महसूस कर रहा है तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आप ना फाइनेंशियल एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। जैसे मैं अभी धनंजय को लेता हूँ, कैमरा पर्सन को ही, ठीक है, मान लो उनकी सैलरी 25,000 है, ठीक है, ये अगले 1 साल में 50,000 महीना कमाना चाहते हैं, ठीक है, इन्हीं को बेस लेके आप बताएं। ठीक है, अगर ये आज 25,000 कमाते हैं, 50,000 कमाना तो बहुत आसान रास्ता है, बहुत ही आसान है ये तो। लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये 25,000 कमाते हैं और इन्हें 1 लाख रुपए कमाने, तो क्या करना है, उस पर काम करना चाहिए आइडियली इनको। ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगला 1 महीना, आज से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अगला 1 महीना सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन को दे दो, हर रोज़ 1 घंटा। बेसिकली लोगों को क्या लगता है कि पैसे के बारे में सिर्फ उसी को जानना चाहिए जो पैसे का काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस हैंडल करने वाला, फाइनेंशियल एडवाइज़र, और किसी को पैसे के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गलत है। पैसे को हर उस इंसान को जानने की ज़रूरत है जो पैसे खर्च करता है, हर उस इंसान को, क्योंकि पैसा आपके पास तब आएगा जब आप उसे जानोगे। आप एक पार्टी में गए और मैं भी वहाँ पर पार्टी में, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं, आप मेरे पास आओगे क्या? आप आओगे ही नहीं। लेकिन आप उस पार्टी में गए और मैं और आप अब जैसे बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, आप बहुत दूर भी होंगे ना, दौड़ता हुआ आऊँगा मैं आपके पास, अरे भाई कहाँ हो तुम। यही रिलेशनशिप है पैसे का और एक इंसान का। आप पैसे को जानते ही नहीं हो, पैसे को जानो। क्या बात है। दूसरी चीज़, जब आप पैसे को जान रहे हो, ये मत जानो कि मेरे मतलब का क्या है, ये मत सोचो कि स्टॉक मार्केट तो मैं कभी डालूंगा ही नहीं, तो जानना ही क्या है। नहीं, सब जानो। आप खुद सोचिए, कोई भी इंसान आज से लेकर अगले 1 महीने तक हर रोज 1 घंटा फाइनेंस की क्लासेस लेना शुरू कर दे, खुद ही सेल्फ एजुकेशन ऑन यूट्यूब, और हर सब्जेक्ट के बारे में जाने, जो उसे फाइनेंस में दिखता है वो जाने। स्टॉक मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, SIPs क्या है, सेविंग्स क्या होती हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और क्या क्या तरीके होते हैं, FD क्या होती है, इन सबको जान लो। हर रोज़ एक पार्ट क्लियर हो सकता है। जब आप इसको जानोगे ना, आपका थॉट प्रोसेस बहुत खुल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मुझे लगता है आधा अट्रैक्शन तो वहाँ से शुरू हो जाता है, आधे से ज़्यादा अट्रैक्शन, जब उसके बारे में जानते हो, शुरू करते हो जानना। करेक्ट। सो पैसे के रूप जानो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगे। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ क्या है कि फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में फीमेल्स का पैसा कौन हैंडल कर रहा है? उनके हस्बैंड या उनके फादर या उनके पेरेंट्स, वही कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा।
वो कमाती हों तब भी, जो नहीं कमाती हैं तो और भी, तब तो और भी भरोसा नहीं है उन पर। क्यों भाई? आप घर में खर्च नहीं कर रहे हो, आप बजटिंग नहीं करते हो, आप घर के लिए शॉपिंग नहीं करके लाते हो। जितना सेंस एक मेल को होता है उतना सेंस एक फीमेल को भी होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स आज के टाइम में ये थॉट प्रोसेस रखती हैं कि मुझे और पैसा कमाना है, मुझे भी पैसा कमाना है। और आज के टाइम में इसलिए भी ज़रूरी है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन भी है। आपके हस्बैंड आज हैं, कल ना हो तो, आई विश ये कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन नहीं हुए तो, कुछ झगड़े चल रहे हैं बहुत फैमिली में, एक डिवोर्स हो चुके हैं, अकेले हो आप, तो आज आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया जो उस कि चीज़ पर। आजकल रेशियो बढ़ा बड़ा हुआ हुआ है। तो आपको पैसे की, सबको पैसे का, यानी कि पैसे की जानकारी सबको होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है सभी लोगों के लिए जो पैसे में फंसे हुए हैं, लोन्स के नीचे दबे हुए हैं। 50,000 की सैलरी, 55,000 रुपये EMI जा रही है। सब लोग, सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले समझो क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, हर चीज़ जान लो भाई, हर चीज़ जान लो। आधे से मतलब आपकी आधी ज़िंदगी सफल हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर, जो आप 30, 35, 40 सालों में जो आपने ख़राब किए। दूसरी चीज़, आप सबसे पहले एक विजन बोर्ड बनाओ। उस विजन बोर्ड पर वो सारी चीज़ें लगाओ जो आप करना चाहते हो पैसे के साथ। जब आपके पास पैसा होगा तो आप क्या क्या करोगे। अब घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी, क्या बैंक अकाउंट चाहिए, और क्या क्या चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, घड़ी चाहिए, जो चाहिए उस विजन बोर्ड पे लगाओ। ठीक है? गूगल से सुंदर सी फोटो ढूंढ लो, सबसे सुंदर, एग्जैक्टली वो ढूंढना जो आपको चाहिए, जितना क्लोज हो सकता है उतना अच्छा है। विजन बोर्ड पर लगा दिया आपने। उसके बाद जो आपको करने की ज़रूरत है वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक करो। अच्छा, विजुअलाइजेशन टेक्निक में क्या करना पड़ता है आपको? आप विजुअलाइजेशन में क्या करते हो, आप ये महसूस करना शुरू करते हो कि जो पैसा मैं चाहता था वो आ चुका है और मैं उसको कैसे खर्च कर रहा हूँ, कैसे स्पेंड कर रहा हूँ। अब उस लाइफ को जी रहे हैं। जी रहे हो, एग्जैक्टली, Virtually, जैसे ऑलरेडी हो चुका है, नहीं कि होने वाला है। चाहिए, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके, तो विजुअलाइजेशन जो है ये एक मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा मेथड है, बहुत इफेक्टिव मेथड है। विजन बोर्ड भी जो मैंने बताया, ये दोनों विजुअलाइजेशन के मेथड है जो करने चाहिए लोगों को। विजन बोर्ड मैंने देखा था सर राहुल मलोदिया सर के स्टूडियो में, एक्चुअली उनका स्टूडियो हमने किया सेटअप, तो उन्होंने विजन बोर्ड बनाया था। सो उसमें कुछ प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटो था, उनका फ़ोटो था। तो मैंने पूछा उनके, मुझे ये क्या है, तो उनके मैनेजर ने बोला, वो बाहर गए थे, कि सर ये 2023 में अचीव कर चुके हैं, ये 2022 में लगाए थे और 2024 का लिस्ट है। तो आपके उस वाले विजन बोर्ड से मैं कनेक्ट कर रहा था कि बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। और ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं। आपके भी रूम में है? एब्सोल्युटली। मैं तो पता नहीं कब से बना रहा हूँ, मतलब जब से जानता हूँ तब से बना रहा हूँ, 10-12 साल से बना रहा हूँ। तो इसका कोई फ्रेमवर्क है, कोई बुक है सर, जैसे आपने जो? नहीं, सिंपल है इसका। बस आप देखो आपको क्या बनाना है, गूगल पे उस चीज़ को ढूंढो, कलर प्रिंट आउट लो, येलो चार्ट पेपर लो, येलो चार्ट पेपर पे उस पर पेस्ट करके लगा दो, दैट्स इट। और ऐसी जगह रखो जहाँ पर आप उसको सबसे ज़्यादा देख सकते हो। अच्छा, ये सब ना लोग करते थे सर पढ़ाई के दौरान में, मैप लगाते थे, टाइम टेबल लिखते थे। देखो, ठीक है, मतलब हम सही, आपने जो कहा है कि हम सक्सेसफुल होने के लिए, जॉब पाने के लिए 4 साल और 6 साल मेहनत से काम हमने किया, पढ़ाई किया, और अब कैरियर बनाने के लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यही है। सो आपके पूरे इसमें था कि पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो पढ़ना जरूरी है। कोई बुक पैसों को लेकर देखिए, जो थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है पैसों को लेकर, वो सबसे पहली है थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ो। अच्छा, वो थॉट प्रोसेस को चेंज करती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है इसमें। ग्रेट। इसमें बेसिकली बहुत सारे दुनिया के सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया गया और उसके बाद ये किताब लिखी गई, नेपोलियन हिल ने। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा कि बड़े आदमी पैसों को लेकर क्या सोच रखते हैं और किस सोच से उन्होंने पैसा कमाया, और सारे सीक्रेट्स हैं उसमें, बिगेस्ट ऑफ द सीक्रेट्स, जो लोगों को लगता है अच्छा तो मुझे पता था तो करा, लेकिन करा नहीं ना कभी। तो वो सारी चीज़ें देखें। तो पहली किताब। दूसरी किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है? बेसिकली इट टॉक्स अबाउट कि हम पैसे के बारे में कैसी सोच रख रहे हैं, कैसी साइकोलॉजी होने की ज़रूरत है, कैसी सोच की ज़रूरत है पैसों को। बहुत उसमें एक बहुत अच्छा कोट भी है, फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर इज टू शो हाउ मच मनी यू हैव। और बेसिकली आपका ध्यान ये है कि मैं लोगों को कैसे दिखा दूं कि मेरे पास कितना सारा पैसा है। इट्स द फास्टेस्ट वे टू बिकम अ पुअर पर्सन। तो बहुत इस तरह के साइकोलॉजी फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ दिए गए जिससे आपको वापस से सोच पे ही काम है, सारा सोच पर ही होता है।
देन एक और किताब है जिसका बहुत फेमस किताब है, रॉबर्ट कियोसाकी की, थिंकिंग वो रिच डैड पुअर डैड। हाँ इस किताब में ना एक चीज़ बताई गई है कि लाइफ में एक्चुअल एसेट क्या है और एक्चुअल लाइबिलिटी क्या है। एसेट लाइबिलिटी बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आता है कि एसेट का मतलब है जो चीज़ें हमें पैसे देती हैं, लाइबिलिटी का मतलब है जो पैसे लेती हैं, खर्चा हमारा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उसमें डिटेल डेफिनेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर लेते हो, अब घर खरीदा तो पैसा, घर को क्या मानते हैं हम, एसेट मानते हैं, लेकिन वो तो लोन जी। पे लिया आपने, वो तो बैंक का है। बैंक का है, लाइबिलिटी है। अच्छा, घर में अपने घर में रहोगे तो मेंटेनेंस भी दोगे, ये भी लाइबिलिटी है। बिजली का बिल भी भरोगे, ये भी लाइबिलिटी है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, हम पूरी ज़िंदगी 25 साल का लोन लेते हैं घर पर, पूरी ज़िंदगी लाइबिलिटी बिल्ड करते रहते हैं और हमें लगता है हम एसेट बना रहे हैं। बेटर वे क्या है? बेटर वे ये है कि आप पहले फटाफट से अपनी एक्टिव इनकम बनाओ, जो संजय कथुरिया जी बहुत बात करते हैं इस बारे में कि वैसे? एक्टिव इनकम। active। पहले एक्टिव बनाओ, अगर एक्टिव बना ली तो पैसे बनेगी। सबसे पहले एक्टिव इनकम को कंसिस्टेंटली बढ़ाते रहो। ये बड़ी बात है। हाँ, बहुत मेहनत कर करके, और उस एक्टिव इनकम से ना कम से कम 50% ऑफ योर लोन इकट्ठा कर लो। घर का जो अमाउंट है 50% इकट्ठा या कर जितना लो। भी लोन आप दे रहे हाँ, देना चाहते हो। हाँ, हाँ। मतलब आपने मान लो 50 लाख का लेना है घर, तो 25 से 30 लाख आपके पास खुद के पास होना चाहिए, तब लेना, वरना मत लेना। सेम वेज 1 करोड़ का घर है, 50-55 लाख अकाउंट में होनी चाहिए, ताकि वो लाइबिलिटी का जो पेन है ना, जो 25 साल वाला है, वो 10 साल हो जाए, और सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके उसको कमाना। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस किताब से समझ में आई और बहुत सही लगा मुझे, क्योंकि मैं फंस चुका था कि इस तरह के मैंने NBFC से एक लोन ले लिया था अपने घर के लिए, और उसकी मुझे याद है 40-45 लाख रुपए का लोन था, 40-45 हज़ार रुपये की EMI थी। 5 साल बाद मैंने वो लोन क्लोज़ किया, उसी घर को बेच के, क्योंकि EMI नहीं दे पा रहा था। और आप सोचिए कि प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो सेम था। अरे बाप रे। सोचिए आप सेम अमाउंट, और अभी तक जितना EMI आपने वो वो दिया सब था। मेजरली इंटरेस्ट में गया। उस वक्त मेरे को लगा हे भगवान। इसके बाद मतलब टच वुड, मैंने आज तक जो भी घर खरीदे हैं, मैंने कोई भी लोन पे नहीं खरीदा। उसके बाद आई हैव बॉट 3-4 हाउसेस, नॉट इवन अ सिंगल हाउस इज ऑन लोन। मेरे को लोग बोलते हैं अरे सारा बस ऐसे देख के ले लेते हो। मैंने कहा ले लेते हैं, हमारी कौन सी, हमारी ब्लैक इनकम तो होती नहीं है, ऑल सारी वाइट होती है, टैक्सेबल होती है, कैश में कोई पेमेंट करता नहीं है। गजब कॉन्फिडेंस होता है जब आप वाइट में देते हैं। तब सौदा भी अच्छा मिलता है, मतलब डिस्काउंट भी दे देते हैं डिस्काउंट भी मिल जाता है भाई, मतलब पैसा रेडी है, बताओ कितने में मिलेगा। हाँ, तो वो ये सारी चीज़ें। यूजुअली कितना महंगी पड़ जाती है सर EMI पे, अगर कोई देखो सर, 20 साल के EMI पे तो आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स देना पड़ता है। 3 टाइम्स तो देना पड़ता है। 3 टाइम्स? हाँ, आराम से। 1 करोड़ का घर लिया, 1 करोड़ का अगर बाई चांस लोन है तो आप 3-3.5 करोड़ रुपए पे करते हो आप 6 सोचो ना, आप 6 साल में तो आप बैंक में पैसा डबल हो जाता ना, तो लोन वाला पैसा भी तो डबल होगा इंटरेस्ट से। तो अच्छा, जब ये सब पढ़ाया नहीं जाता सर बच्चों को, हाँ। और कोई एकेडमिक में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या ये सेटिंग है पूरा इकोसिस्टम का कि यार लोगों को, यूथ को पैसों के बारे में या फाइनेंशियल नॉलेज उतना मत नहीं, दो? मुझे ऐसा, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, एक ह्यूमन माइंड वैसे तो बहुत पोटेंशियल उसका अनलिमिटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड को ना एक तरीके से समझाने की कोशिश की गई है स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया गया। अब बहुत सारे लोग ना स्कूल सिस्टम को बड़ा कोसते हैं, मैं नहीं कोसता हूँ। जब मैंने खुद ही नहीं पढ़ा तो मैं क्या ही कोसूंगा। मैं समझ पाता, उसको डिकोड कर पाता, तो यानी कि मैं तब तो मैं कोस भी सकता हूँ, मैं खुद ही नहीं पढ़ा। दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आई कि यार अगर उसी स्कूल से पढ़ के, उसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के लोग आज प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, बहुत सक्सेसफुल हो गए, साइंटिस्ट बन रहे हैं, फॉरेन में जा जाके करोड़ों रुपए की सैलरी कमा रहे हैं, वो भी तो इन्हीं स्कूलों से पढ़े, उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हैं। इसी एजुकेशन सिस्टम से आज एक बच्चा IIT में एडमिशन ले रहा है और एक बच्चा जिसको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा है, सेम स्कूल से पढ़ के। ऐसा क्यों है? डिफरेंस कहाँ है फिर? डिफरेंस कहाँ है कि वो बच्चा खुद अपने लिए क्या करना चाहता है। ग्रेट सर। सो जब आप सक्सेसफुल हो गए सर, सो आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए, मतलब बागपत और दिल्ली दोनों में? हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन गांव के साथ नहीं है हाँ। ऑनेस्टली, क्योंकि मैं आई बॉर्न एंड बॉर्न अप इन दिल्ली। दिल्ली में ही आपके सराउंडिंग्स? हाँ, मतलब वैसे बदलाव, मतलब पड़ोसियों के मामले में सब यार दोस्त। देखो एक चीज़ हो गई कि मेरा सर्कल लिमिटेड हो गया, और अच्छा, हाँ, तो वो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो एक्चुअली
जिन लोगों के साथ मैं बहुत सारा वक्त बिताता था, जो मुझे आज भी बहुत पसंद है, बहुत प्यारे हैं मेरे दोस्त, ठीक है, और लिमिटेड लोग ही होते हैं आपके पास, तो लेकिन क्योंकि उनके विजन अलग हैं लाइफ के, मेरे विजन अलग हैं, मैं अलग तरह से देखता हूँ ज़िंदगी को, वो अलग तरह से देखते हैं, तो बहुत सारे लोग ना फिल्टर होते गए। और मैंने ये हमेशा देखा है, जब आप बहुत लाइफ में एक एजेंडा के साथ चल रहे होते हो, बहुत आपको बहुत कुछ करना होता है ना, तो आपके दोस्त कम होते जाते हैं। अब करना पड़ेगा सर, मतलब क्योंकि वो हो ही thought जाते हैं process बाय अगर मैच नहीं करेंगे तो बाय बाहर हो डिफॉल्ट, जाएंगे। हाँ, मतलब बाय डिफॉल्ट हो ही जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। या ऐसा भी होता है क्या सर, जैसे मेरे साथ भी होता है, जैसे आप पैसे वाले हैं, तो नहीं, जो पैसे नहीं वाला कमा, नहीं हूँ मैं, बस ऐसे मतलब जो नहीं कमा पाए हैं, हाँ। वो खुद अपने को बाहर समझ लेते हैं या कट ऑफ कर लेते हैं। और इवन आपकी एक गलती भी उनके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हाँ हाँ, जो कि पहले ऐसा नहीं हो। ये तो होता ही है। वो आपको अलग नज़रों से देखने लगते हैं। वो पहली बार आप उनको 2 साल बाद कॉल कर रहे हो, आप ताना वो दे रहे हैं, अरे बड़े दिनों बाद याद आई मेरी, अरे मैंने ही तो कॉल किया तेरे को, तूने तो मुझे वो भी नहीं किया। अब सोचो कितना सरप्राइज नहीं है कि 2 साल बाद मैं किसी दोस्त को कॉल कर रहा हूँ, वो मुझे ताना मार रहा है, 2 साल बाद याद आ गई दोस्त की, अरे भाई अब भी तो मैं तूने तो वो भी नहीं किया। लेकिन ये सब चीज़ें ना नॉर्मली होने लगती हैं, जब लोग बोलते हैं अरे अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तो फिर ना आपको क्या लगता है कि यार फिर ये आप उसे दोबारा कॉल नहीं करते, आप उसे पसंद करते हो, दिल से चाहते हो, मैं समझ गया, बट आप उसे दोबारा कॉल करने की हिम्मत नहीं करते सर। लेकिन सोसाइटी भी तो सर गलती भी उन्हीं की मानती है जिनके पास पैसे हैं, जो बड़े हैं, उनको लगता है गलती इसी ने किया होगा। क्योंकि गरीब गलती या जो अभी पीछे हैं वो गलती नहीं कर सकते, बेचारे होते हैं। ये भी गलत बताया गया है, हाँ समझाया बिल्कुल, गया ये है, एग्जैक्टली जो कि गलत है। मतलब ये बहुत बड़ा गलत है, जिससे कि राइट माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प नहीं कर पाता उन जैसे लोगों का। बिल्कुल सही। कुछ आपके पर्सनल सवाल, आप अपने खाली समय में किस टाइप के गाने पसंद करते हैं, संगीत? देखिए पहले तो मैं गज़ल लवर था, अच्छा, लेकिन जब मेरे को धीरे धीरे जब मैंने लैंग्वेज की साइंस को समझा, तो मुझे समझ में आया कि गज़ल वज़ल सुनना आपको डिप्रेशन में डालता है, क्योंकि वो गंभीर वर्ड्स होते हैं, आपको सीरियसनेस की तरफ ले जाता है, पास्ट से कनेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से। ठीक तो है। फिर मैंने बंद कर दिया वो। तो अभी मैं सुनता हूँ तो बड़े वैसे अब मैं गाने कम सुनता हूँ पहले के मुकाबले, बहुत कम सुनता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्शन वो बिल्ड हो ही जाता है गानों में, ऐसा मैजिक है। बट अब मैं सुनता हूँ तो थोड़े पॉजिटिव सॉन्ग सुनता हूँ, जैसे कोई का गाना, जैसे मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, दिल है छोटा, अब बड़ा है ना। प्यारा। अब मेरी वाइफ का जो निकनेम है, जो उनका पहले भी नाम था आशू, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, मैं आशू, दिल है छोटा सा छोटी सी आशू, ऐसे करके भी हम बोल देते हैं घर में। तो बड़ा मुझे गाना बहुत पसंद है। इसी तरह के 2-4 गाने हैं, आशाएं मुझे गाना बहुत पसंद है, ठीक है। अब जैसे मुझे एक गाना मुझे बहुत पसंद है, ओ पालन हारे, वाइब्रेशन देता है वो। तो इस तरह के गाने मुझे सुनना बहुत पसंद है। और लेकिन अक्सर मैं जो बेस्ट टाइम मैं स्पेंड करता हूँ वो मेरी बेटी है 2.5 साल की, तो वो बहुत बात करती है। सर ये मुझे बता देना, मेरी भी 3 साल की, लेकिन मैं हमेशा, मुझे शिकायत आती है उधर से कि बेटी के साथ में टाइम ज़्यादा नहीं स्पेंड कर पाता। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ ये उसके लिए कोई बुक या कोई सजेशन, मतलब एज अ फादर दूसरे फादर को मुझे ही सजेशन दीजिए आप। देखिए मेरा ये मानना है, देखो ये बात हमें सुनने में बहुत वैसी लगती है, बट मैं कल ही अपनी वाइफ को बोल रहा था, आद्या को बोल रहा था कि इंसान का सबसे बड़ा मोह क्या है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पैसा। मैं कहा नहीं, इंसान का सबसे बड़ा मोह है उसके बच्चे। जितना मोह एक इंसान को अपने बच्चों से होता है ना, किसी से नहीं होता। और मैंने कहा कि यार इसीलिए ना इस मोह को ना हमेशा अपने पास संजोग के रखना चाहिए। आप जितना वक्त बिताओ उतना अच्छा है। अब वो मेरी बेटी है, वो अब मैं उससे गुस्सा नहीं, मैं वैसे भी गुस्सा कम ही करता हूँ। तो वो मैं सेशन ले रहा हूँ, मेरे कमरे में घुस जाती है वो, और बहुत सारे सेशन में बीच में आ रही होती है वो, एंड आई एम ओके विद इट, क्योंकि मुझे लगता है यही तो वक्त है, यही खेल रही है, यही सीख रही है। मैं पॉडकास्ट अभी किसी LQ आया, मतलब लो क्वालिटी आया, मैं चेक कर रहा हूँ साथ में, मैं अपनी बेटी को बैठा लेता हूँ साथ में कि आओ चलो देखते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, देखो पापा भी आएंगे इसमें, और वो बैठ के चुपचाप सुनती रहती है। अब सोचिए पॉडकास्ट है, क्या सुन रही होगी वो, लेकिन आप ये सोचिए वो कैसे सुन पाती है कि मैं एक बार गाना सुन रहा था, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, मेरी बेटी को आता है ये पहली लाइन, कैसे आ गया उसको, गाड़ी में सुन रहे थे हम, उसको हमेशा याद है। तो मैं बोलता हूँ हुजूर इस, आगे का वो गाती है। आप ये सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा 2.5 साल की बेटी, वो कैसे इन चीज़ों को याद कर पा रहा है। तो मैं उसको पॉडकास्ट दिखा के क्या उसका
उसको आज ये थॉट प्रोसेस नहीं मिल सकता। तो जब स्पेशली जब मैं पॉडकास्ट चेक कर रहा हूँ, मैं उसको अपने साथ ही बिठा लेता हूँ, वो आती है तो मतलब, वरना तो बोलता हूँ बेटा मैं एक सेशन ले रहा हूँ, आ रहा हूँ, आजा बेटा गोद में बैठ जा, देख सुन क्या करना है, क्या देखो क्या बोल रहे हैं। वो सुनती रहती है। मुझे लगता है अब मुझे पता नहीं उसको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई रिएक्शन नहीं है उसका, कोई वर्ड नहीं, आई एम श्योर नहीं समझ पा रही होगी, लेकिन सबकॉन्शियस में तो जा रहा है उसके। तो मैं ये लगता हूँ कि आज के टाइम में वक्त बिताना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाहर बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और आप अभी क्या दे सकते हो उसको सिर्फ सही के बारे में बता सकते हो, सही वैल्यू सिस्टम दे सकते हो। तो मैं अपना जितना भी वक्त है मैं उसको सब बातें बताता रहता हूँ कि बेटा देखो स्कूल जाते हैं आप मैम को हाय बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, ऐसे बोलते हो, ऐसे बात करते हो, उनसे आप करके, सिर्फ यही बातें चल रही हैं और ये प्रॉपर कन्वर्सेशन है, चाहे वो आधी चीज़ें बोल सकती है नहीं बोल सकती है। और वो बिल्ड करना शुरू कर दिया है। हमारे घर में कोई न्यूज़ चैनल नहीं चलता, कोई मार धाड़ काट पीट नेटफ्लिक्स ये कुछ नहीं चलता, नहीं चलाते हम लोग, कुछ नहीं देखते। आपके फादर साहब ऐसे समझाते थे आपको? नहीं कह के? नहीं समझाते थे। मैंने कहा ना ये चॉइस है हमारी, जो मैंने किताबों से सीखा मैं उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सर मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार अपने बच्चे को आप फ्यूचर के लिए रेडी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा फ्यूचर के लिए रेडी ना समाज कर देगा उसको, कर देगा, वो स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कर देगा। अभी हमारा वक्त है उनको सही वैल्यू सिस्टम देने का, क्योंकि 7-8 साल तक उसका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड बिल्ड हो रहा है, और जब उसका सबकॉन्शियस माइंड बिल्ड हो रहा है मैं उसको सिर्फ ये दीजिए देना चाहता हूँ कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। शानदार सर, बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे होते हैं। सो आपको देख के लगता है कि आप एक आइडियल हस्बैंड और फादर भी हैं? नहीं ये तो बात तो मेरी वाइफ बताएंगे आद्या। ठीक है। हमारे सर्कल में मौर्या जी हैं जिनको बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड मिला। सो मिलते ही मैंने कहा भाई खरीदी हो या मैनिफेस्ट करके मतलब कुछ समझा के लिए हो। सो आइडियल बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है और कोई आइडियल नहीं है सर, केवल ईश्वर इज़ आइडियल। प्रभुदास जी से किसी ने पूछा था आइडियल परफेक्ट, तो उन्होंने कहा परफेक्ट कोई नहीं होता, हमारे गुरु पूजनीय हो सकते हैं, माँ बाप पूजनीय हो सकते हैं, परफेक्ट नहीं हो सकते, ऊपर वाला ही केवल परफेक्ट है, बाकी सब में एरर है। और पैकेज डीलिंग रिलेशन, और इट्स ऑल अबाउट पैकेज डीलिंग। हम डील करते हैं पैकेज में, कुछ सही है कुछ गलत है, गिव एंड टेक भी है सारा, करेक्ट। अच्छा, कुछ वक्त आपके ऐसे भी होते होंगे जब आप नाराज, डिप्रेस्ड, चाहे वो समाज को लेके, सोसाइटी को लेके, अपने से ही लेके, किसी को लेके, उस वक्त आप क्या करना पसंद करते हैं? अकेले रहना, कुछ सुनना, घूमने जाना? इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब कोई लीडर को सुनता है तो लीडर के उन पॉइंट को भी समझे कि वो कैसे ट्रीट करते हैं। एक कोच भी जब हैरान होता है, जब वो भी उस पल में होता है, तो क्या करता है? देखिए मैं जब भी कुछ ऐसा, वैसे सच बताऊं मैं आपको, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैं पिछली बार डिप्रेस और पिछली बार स्ट्रेस कब हुआ था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, 10 साल पहले या 15 साल पहले शायद। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरे को ना, मैंने एक रूल मेरे को लाइफ में बहुत अच्छा लगा कि एक किताब में ही पढ़ा था मैंने, वो ये कहता है कि लाइफ में उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो कंट्रोल में होती है, जो अनकंट्रोलेबल है उस पर फोकस ही मत करो। लाइफ में मेरे साथ जो कुछ हो गया ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, ये अनकंट्रोलेबल था, लेकिन आज मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है, मैं क्या कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री कौन बना, वो क्या पॉलिसी बना रहे हैं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में वोट देना था, मैंने दे दिया, और वो सही दिया गलत दिया तो आगे ठीक करूँगा, सही दिया तो उसको कैरी फॉरवर्ड करूँगा मैं। तो मेरा जो, जब भी मैं कुछ एक ऐसी सिचुएशन में होता हूँ जहाँ पर मेरे को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है, मैं इमीडिएटली अपना थॉट प्रोसेस चेंज करता हूँ और ये फोकस करता हूँ कि चलो छोड़ो यार, ये तो कंट्रोल से बाहर है, कंट्रोल में क्या है मेरे, मैं किस चीज़ पर फोकस कर सकता हूँ। तो मैं अपना पूरा ध्यान, एनर्जी उस पर लगा देता हूँ। और मुझे ये भी लगता है जो लोग बिजी रहते हैं ना, उनके पास डिप्रेस होने का वक्त नहीं होता। ये बात मैंने बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, स्ट्रेस, मुझे बोलते हैं मेरे को स्ट्रेस है, मेरे को एंजाइटी है, ये है वो है। तो सबसे पहले मैं उनका रूटीन जानता हूँ कि आपका रूटीन क्या है, आप मुझे अपना रूटीन बताना। और मेरे को उसमें अक्सर ऐसा मिलता है कि बहुत खाली वक्त है उसमें और ये दिस रेशो मस्ट बी 90%+। बहुत खाली होते हैं वो लोग जो स्ट्रेस टाइम। हमारे पास कहाँ वक्त है स्ट्रेस का, हम काम ही इतना है, स्ट्रेस भी आता है, नॉक करता है, लगता है बिजी है, चलो भाई चलो मतलब स्ट्रेस को बेवकूफ़ बना, मतलब आप बिजी हो तो वो नॉक करेगा, वो आपके रूम में एंटर नहीं कर पाएगा। सही कह रहे हैं कि बिजी रहो सही कामों में तो सही रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको स्ट्रेस से ज़्यादा होता है ना, तो अभी आप ना किताबें पढ़ना शुरू करो। किताबों से ना आपको बहुत सारे सोल्यूशन अपने आप मिल जाते हैं।
जब आप किताबें पढ़ोगे तो आपको एक वक्त पर ऐसा एहसास होगा कि मेरे को ना लाइफ के ऑलमोस्ट हर सॉल्यूशन के बारे में पता है, जिसका ज्ञान आपने किताबों से ले लिया है। ग्रेट तो वो भी मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किताबों में है। हर प्रॉब्लम पे आप देखो कोई ना कोई किताब ज़रूर होगी। आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस देखो, किसके बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, कहाँ अटके हो, किताब ढूंढ लो, मिल जाएगी, पढ़ लो उसको, सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि जब कोई किताब लिखता है तो अपने अपने एक्सपीरियंस से पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस डाल देता है और तब जाकर वो एक किताब लिखता है। सोचिए आप, तो क्या डाला होगा उसने उसके अंदर। उसका 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है और वो एक ही टॉपिक पे बात कर रहा है, वो है माइंडसेट फॉर एग्जांपल। सिर्फ माइंडसेट के बारे में बात कर रहा है। तो सोचो उसने 15-20 साल का एक्सपीरियंस में माइंडसेट के बारे में क्या लिखा होगा। कुछ ऐसा तो लिखा ही होगा जिससे आप अपना माइंडसेट बदल सकते हो। पैसा है, माइंडसेट है, रिलेशनशिप है, किसके ऊपर किताब नहीं है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपकी क्या नहीं है, हेल्थ है, कुछ भी कर सकते हो यार किताबों के जरिए। खूबसूरत चीज़। आपसे अगर खुश होके ब्रह्मा जी या कोई नीचे आए और आपसे एक विश मांगे कि डियर अमित, जिस लिए आपको मैंने भेजा था, क्योंकि DMIT में बताया गया है कि हर सोल एक स्पेशल है, हर सोल एक टास्क से ही आता है, तभी उसको वही गर्व मिलता है। ठीक है, अगर सोल आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैं इसलिए बना हूँ अपने कोर पे काम करके, तो वो आगे चला जाता है। तो वो कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को समझाया, पॉजिटिव किया, आगे बढ़ाया, कुछ लोगों को हेल्थ टिप्स दे के भी आगे बढ़ाया। बताओ क्या मांगना चाहते हो? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, मुझसे किसी ने किया नहीं है। बट सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा उनका कि मैं ये बोलूँगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और अगर आपने मुझे चुना है इस काम के लिए तो इससे सबसे पहले मेरी ज़िंदगी बदली है और उसकी वजह से दूसरे लोगों की ज़िंदगी बदल पा रही है। मैं उनको बस ये बोलूँगा कि हर किसी इंसान को सद्बुद्धि देना, हर किसी इंसान को ये फैसला करने की ताकत देना कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर ये दे सकते हो तो इस पूरे ब्रह्मांड में सबको दे दो और उसके साथ पैदा करो। बस यही मांगूंगा शायद मैं। मतलब आप इंसान बन जाए, फिर उसके बाद वो धनवान भी हो जाएगा। हाँ। और फिर उसके साथ वो लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये मैनिफेस्ट सब काम भी करेगा 100%। और इंसान ही काला है, फिर ये कोई भी टेक्निक आई थिंक काम में नहीं आ सकता है। सो पूरे डिस्कशन सर ये लगा कि सोल प्योर होना चाहिए। हाँ। तो सोल को प्योर करना चाहिए, जो कि बुक्स हेल्प करेगा उसको। ब्लैक एंड वाइट में सोचना चाहिए, जो पूरा सोचने को मिला आपसे। पॉडकास्ट एंड करने के पहले सर 5 चीज़ें जो आप स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं आज की यूथ को। 5 चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें मैंने शायद कवर कर दी होंगी, बट एक सबसे पहली जो चीज़ है, मैं सभी लोगों को ये बोलूँगा कि सब कुछ करो यार, सब कुछ करो, जो मन में आता है वो करो, पैशन मत ढूंढो, स्टॉप फाइंडिंग पैशन। सब चीज़ें करके देखो, क्योंकि वक्त के साथ पैशन बदलता है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरा पैशन सिर्फ ये था कि यार कुछ लाइफ में बड़ा करूँगा यार, पता नहीं कैसे। जब स्कूल में आया फिर मैंने साइंस स्ट्रीम से स्कूलिंग कर ली, फिर मैंने साइंस में एडमिशन नहीं मिला तो BBA कर ली, BBA के बाद MBA कर ली, MBA के बाद मार्केटिंग में जॉब कर ली, वो समझ में नहीं आई तो IT में मूव हो गया, पैशन ही बदल गया। फिर IT से SAP का कोर्स कर लिया, फिर SAP में फिर मैं IT में मूव हो गया, फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में चला गया, फिर YouTube कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, लाइफ कोच, मैनिफेस्टेशन कोच, ये बन गया। तो इससे सब बदलता जा रहा है, तो हर 4-5 साल पे कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो इसीलिए ना कभी ये मत सोचो कि मेरे को ज़िंदगी में मेरे को एक पर्पज़ मेरा लाइफ का क्या है, मैं उसी को पकड़ के काम करूँगा। जो आज मैं कर रहा हूँ हो सकता है आने वाले 5 साल, 6 साल या 10 साल में ना कर रहा हूँ या अलग तरीके से कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ है सब कुछ ट्राई करो और वक्त के साथ आपको अपना मज़ेदार चीज़ मिल जाएगी। दूसरी सजेशन ये है कि बड़ा सोचो यार। इंसान को सिर्फ वही मिलता है जो वो सोचता है और इंसान को वो सब कुछ मिल सकता है जो वो सोचता है। क्या बात है। तो इसलिए सोचो, जी भर के सोचो, क्योंकि जब आप सोचोगे ना तो बहुत सारे लोग ऐसे निकल कर आएंगे जो उस सपने को सच करने के रास्ते में लग जाएंगे अपने आप ही। अच्छा, लोग आ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सोच जरूरी है। पहले सोच मिलती है, तब जाके रास्ता मिलता है, रास्ते के बाद सोच नहीं आती। इस सब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपने साथ भी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ें हैं, किताबें पढ़ा करो।
आई नो आप मेरी बुक समरी रीडर बुक्स क्लब पर आप वो देख सकते हो, 20-25 मिनट में बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बट वो काफ़ी नहीं है। जो एक किताब, आप ये सोचो ना कि अगर ये कोई किताब है जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रही है, 300 पेज सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को ही बता रहा है, अलग अलग तरीके से बता रहा है, एक ही चीज़ पे बात हो रही है पूरे इसमें। 10-100 एग्जाम्पल उस किताब में दिए गए जो सिर्फ एक चीज़ को बताते हैं। आप वो 8-10 एग्जाम्पल से नहीं सीख पाओगे, आपको बार बार और 100 के 100 नहीं समझ में आते। कुछ तो होगा जो चमक जाएगा आपको, ओ यार ये तो सही था। तब आप, इसलिए किताबें हमेशा ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। चौथी चीज़ है कि लाइफ में ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्ट हो, मतलब देखो, चालाक होना गलत नहीं है, समझदार होना, तेज होना गलत नहीं है, ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऑनेस्टी एक ऐसी वाइब्रेशन है ना जो सामने वाले इंसान को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। वो अगर कोई समझदार इंसान है और अगर किसी ने आपको ऑनेस्ट मान लिया या पकड़ लिया कि यह इंसान ऑनेस्ट है, वो आपको, आपके साथ ज़िंदगी भर जुड़ जाता है। क्या बात है, ये बहुत ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ है कि दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं वो है आपका खुद का परिवार। ठीक है, अगर आप सबसे पहले अपने परिवार की ज़िंदगी नहीं बदल पाए तो आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो पहला, कभी भी परिवार को नहीं छोड़ना। आपके माँ बाप हों, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, आपकी खुद के भाई हों, बहन हों, आपके बच्चे हों, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी है, ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट सर्कल ऑफ लाइफ है। अपनी ज़िंदगी झोंक देना ताकि इनमें से कोई छूटे ना, ये वैल्यू सिस्टम है हमारा। अगर उनको, आपको जड़ों को अगर आपने पकड़ रखा है ना, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स ना माँ बाप से या ग्रैंड पेरेंट्स से ही मिलती है। ये भगवान के सबसे क्लोज्ड रूप होते हैं हमारे आसपास। तो अगर आपने अपनी फैमिली में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो वक्त के साथ किया हो, चाहे वो बहुत अलग अलग तरीके से किया हो, अपनी फैमिली को साथ में रखो। आई नो ये बहुत अलग लगता है, लेकिन यही चीज़ है जो सबको हमें इकट्ठा करती है। और कुछ लोग जो आज के टाइम में बहुत सक्सेसफुल हैं, वो शायद इस वजह से भी हैं कि उनका परिवार है उनके साथ में। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि यार मेरा डिवोर्स हो गया लेकिन मैं फिर भी सक्सेसफुल हूँ। आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बट यू आर नॉट सक्सेसफुल इन योर पर्सनल लाइफ। एंड सक्सेस का डेफिनेशन इज़ नॉट मनी। सक्सेस का डेफिनेशन इज़ कि जब आपको ज़रूरत हो तो आपके पास सबसे पहले आपका परिवार हो। दोस्त तो हो, ठीक है, दोस्त तो होते ही हैं, वो तो आ जाते हैं। परिवार आ रहेगा पूरा उठ के, ये सबसे बड़ी अर्निंग है यार, वो तो सबसे क्लोज लोग है ना। तो ये 5 मैसेज हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए। ग्रेट सर, बहुत ही अच्छा। मतलब अभी बातें करें तो बातें होती रहेंगी। बहुत लंबा पॉडकास्ट, बहुत प्रोडक्टिव, नॉलेजेबल हुआ। मुझे लगता है हर एक बात यूथ के लिए और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो शायद लाइफ में या लाइफ को लेके बड़ा कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं कि ये नहीं दिया। कभी अपने, कुछ लोग मैं देखता हूँ अपने माँ बाप को ही गाली देते हैं, ईश्वर को गाली देते हैं। सो मुझे लगता है कि एटलीस्ट गाली देने के पहले आप 1 महीने पढ़ लो, उसके बाद गाली दो। ठीक है, जो आपने रिकमेंड किया। सो अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं पॉडकास्ट ही करता हूँ खुद सीखने के लिए। और कैमरा लग गया, ये माइक लग गया, सो ये क्वालिटी टाइम हमारा रिकॉर्ड हो गया उन सब के लिए जो सीखना चाहे। करेक्ट, ठीक है। अगेन सर थैंक यू सो मच, Thank you रियली so much. मज़ा आया मुझे भी और ऐसा लगा कि हम किसी और दुनिया में थे। थैंक यू सर, थैंक यू so much, thank you so much.